सबसे पहला क्वेश्चन है इन पेरिसेबल कमोडिटीज इकोनॉमिक्स से है। नाशवान वस्तुएं जो होती है, नाशवान वस्तुओं का मतलब क्या है, यहाँ पे जो खराब होने वाली होती है, मतलब जिसे आप घर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इसमें जो सरप्लस दिए हुए हैं, कौन सा सरप्लस है वो ठीक है। जो पेरिसेबल कमोडिटी होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर कमोडिटी, उद्यान विज्ञान के जो उत्पाद होते हैं या हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती है, गार्डन क्रॉप्स होते हैं, उनके जो प्रोड्यूस होते हैं वो पेरिसेबल नेचर के ही होते हैं, खराब होने वाले होते हैं। तो उनके लिए यहां सरप्लस में कौन सा ऑप्शन है वो ठीक है। पहला ऑप्शन है मार्केटेड सरप्लस और दूसरा है मार्केटेड सरप्लस के बराबर मार्केटेबल सरप्लस। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सरप्लस क्या होता है। किसान जितना प्रोड्यूस करता है या कोई इंडस्ट्री जितना प्रोड्यूस करती है या कोई खेत जितना प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सरप्लस। जैसे मान लो कि किसी किसान के खेत में 100 क्विंटल है वो प्रोडक्शन हुआ है ना, फूड ग्रेन का, अनाज का 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ, तो ये क्या है, प्रोडक्शन सरप्लस है। अब इसमें से कुछ वो फूड ग्रेन को, अनाज को अपनी जरूरत पूरे करने के लिए रखेगा, यानी उस फार्म पे जितने लोग संबंधित थे या इस फार्म पे जितने लोग निर्भर थे उनके खाने के लिए इसमें से कुछ खाद्यान्न है वो रख लिया जाएगा। यानी मान लो कि ये रख लिया गया 25 क्विंटल, है ना। 25 क्विंटल क्या है, फार्मर और उसकी जो लेबर थी वहां चौथे हिस्से पे, दूसरे हिस्से पे काम जैसे भी कर रही थी, तो उन सब के खाने के लिए कितना रख लिया गया, 25 क्विंटल है वो रख लिया गया। पीछे कितना बचा, 75 क्विंटल बचा। ये 75 क्विंटल को बेच सकता है, कितने को बेच सकता है, 75 क्विंटल को बेच सकता है। प्रोडक्शन सरप्लस कितना था, 100 था। अब इसमें से बेच कितना सकता है, 75 क्विंटल है वो बेच सकता है। जो बेच सकता है वो मार्केटेबल सरप्लस होता है, जिसको बेचा जा सकता है वो मार्केटेबल सरप्लस है। अब देखो किसान क्या है, जब क्रॉप उसने लगानी स्टार्ट की वहां से लेकर उसकी कटाई तक उसके कई सारे खर्चे हुए और उन खर्चों को पूरा करने के लिए उसने कर्ज लिया होगा, कहीं से पैसा लिया होगा। अब वो चुकाना पड़ेगा क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था कि जैसे ही फसल उत्पादन हो जाएगा वो पैसा चुका देगा। अब उसको चुकाने के लिए उसकी कैश रिक्वायरमेंट है कितने से पूरी हो रही है। मान लो उसकी जो पैसे की जरूरत है ना वो मान लो 50 क्विंटल से पूरी हो रही है, तो वो क्या करेगा, इसमें से 50 क्विंटल है वो बेच देगा, 25 क्विंटल का स्टॉक कर लेगा, जब भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा भाई। 50 क्विंटल तो उसका बेचना मजबूरी है क्योंकि कैश रिक्वायरमेंट को क्या करना है, पूरा करना है। तो 50 क्विंटल उसने बेच डाला। जो बेच डाला वो कौन सा है, मार्केटेड सरप्लस है। जो बेच डाला वो कौन सा है, मार्केटेड सरप्लस है। और उसने जो स्टोर कर लिया है वो उसने स्टॉक रख लिया, भी जब रेट बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा, तो कुल प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोडक्शन सरप्लस है। अब क्या है, उसके बाद जितना बेच सकता है वो मार्केटेबल सरप्लस है, जितना उसने बेच दिया वो कौन सा है, मार्केटेड सरप्लस है। अब आप सोचो किसी किसान के खेत में कोई उत्पाद जितना हो रहा है वो पेरिसेबल है, खराब होने वाला है और वो उसको स्टोर नहीं कर सकता, तो जितना वो बेच सकता वो सारे का सारा वो बेच के ही आएगा। उसके पास इलाज क्या है, क्योंकि स्टोर तो कर ही नहीं सकता है, स्टोर तो वो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, बेच के आएगा। भी अपने घर की जरूरत है उतना तो रख लेगा, वहां जो लेबर काम कर रही है उसकी जरूरत है उतना रख लेगा, बाकी तो क्या करेगा, बेच के ही आएगा, क्योंकि स्टोर उसको कर नहीं सकता है। तो हमेशा ही पेरिसेबल कमोडिटी जो होती है उसमें मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस हमेशा ही बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। ए ऑप्शन है वो राइट होगा, ध्यान रखिएगा, ए उत्तर है वो ठीक होगा यहां पे। चलिए भी देखो, अगर खराब होने वाली चीज है तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता तो जितनी बेची जा सकती है उतनी वो सारी बेच आएगा। तो इस केस में मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस है वो बिल्कुल बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी जो प्रोडक्ट है अगर उनके अंदर मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस बराबर होते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है, मार्केट में प्राइस भी स्टेबल रहता है, कोई डिस्ट्रेस सेल नहीं होती है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है मजबूरी में बेचना, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है मजबूरी में बेचना, वो भी नहीं होती है। तो अब ये जो कंडीशंस होती है ना, ये एक मार्केट के लिए बढ़िया होती है कि मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस है वो बराबर है। अब देखो दूसरी कंडीशन, बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, जरूर थोड़ी यही क्वेश्चन आए, चारों ऑप्शन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। मार्केटेड सरप्लस ज्यादा है और मार्केटेबल सरप्लस क्या है, कम है। ये कंडीशन बहुत खराब है, ये छोटे किसानों की और सीमांत किसानों की कंडीशन होती है। ये कंडीशन छोटे किसानों की, सीमांत किसानों की होती है और यहां पे डिस्ट्रेस सेल होती है, मजबूरी में बेचना पड़ता है। देखो कैसे,
अभी मैंने बोला किसान की कितना प्रोड्यूस हुआ है, 100 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ है, तो ये उसका प्रोडक्शन सरप्लस था। उसमें से उसकी जरूरत कितनी थी, 25 क्विंटल, वो उसने रख लिया। अब बचा कितना, 75 क्विंटल। अब मार्केटेबल कितना है, मार्केटेबल भाई 75 क्विंटल है, मार्केटेबल 75 क्विंटल। वो 75 क्विंटल बेच के अपनी केस रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है, लेकिन उसके पास जितना बेचने योग्य था उससे ज्यादा उसने बेच दिया। फिर उसने कौन सा बेचा, जो उसकी खाने की जरूरत थी ना उसको भी बेच दिया, क्योंकि उसे अर्जेंट केस रिक्वायरमेंट थी और जो उतना उसके पास बेचने के लिए था उससे पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने क्या किया, जो खाने वाला मामला था वो भी बेच दिया। बोले अभी तो केस रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, बाद में जब अपना अनाज खत्म हो जाएगा तब देखेंगे क्या है, किसी से उधारा पुधारा लेके काम चलाएंगे। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पे खराब हो जाएगी। तो ये समझ लो, ये छोटे और सीमांत किसानों के केस में ऐसा देखने को मिलता है और इसमें डिस्ट्रेस सेल देखने को मिलती है, यानी मजबूरी में बेचने वाली स्थिति है वो देखने को मिलती है। वहीं पे हम बात करें मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस से मार्केटेबल सरप्लस क्या है, बड़ा है। ये कंडीशन कब होगी, अब देखो उस किसान के पास बेचने योग्य कितना था, 75 क्विंटल। अब इस 75 क्विंटल बेच सकता था वो, लेकिन उसकी केस रिक्वायरमेंट कितने से पूरी हो रही है, 50 क्विंटल से। तो अब उसने 50 क्विंटल ही बेचा और 25 क्विंटल है वो स्टॉक कर लिया। जब प्राइस बढ़ेगा तब अगला बेच आएगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब क्या है, वो उसको बेच आएगा। तो ये किसान कैसा है, बड़ा है, इसके पास लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो इसके पास स्टॉक है। छोटे किसानों के पास, सीमांत किसानों के पास कहां स्टॉक होता है। तो ये कंडीशन है वो बड़े फार्मर्स में देखने को मिलती है, जिनका मार्केटेबल सरप्लस है वो मार्केटेड सरप्लस से क्या होता है, ज्यादा होता है। वो कुछ स्टोर करके रखते हैं, जब मार्केट में प्राइस ज्यादा आ जाता है, मार्केट में प्राइस जब ज्यादा आ जाता है तब बाकी का बचा हुआ बेच आते हैं। तो ये जो तीन चीजें मैंने बताई है उनको अच्छे से याद कर लेना, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा जाना है। क्लियर है। और इसका राइट आंसर क्या था, ए ऑप्शन है वो आपका राइट था। देखो आज की मैराथन में सभी विषयों के क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए गए। इससे पहले जो मैंने मैराथन तो नहीं दी थी, टॉपिक वाइज क्विज है वो प्रोवाइड करवाई थी। टॉपिक वाइज क्विज है उनको अच्छे से देख लेना, और जिनके क्वेश्चन ज्यादा थे उनके क्वेश्चन आज कम रखे हैं, क्योंकि वो तो टॉपिक वाइज भी आपको दे दिए। पीछे बहुत सारी क्विज है वो भी आप लोगों ने देखी होगी। आज वाली क्विज के अंदर हम किस चीज को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। अब आप ऐसे मत सोचना कि यार वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो आज की मैराथन में क्यों नहीं था, तो वो तो हो चुका है ना, वो तो आप देखिए। टॉपिक वाइज क्विज है वो तो आप देखिए, और एक प्ले लिस्ट भी बनी हुई है उसको भी आप देखिए। देखो जाहिर सी बात है, आपने पीछे एग्जाम देखा, एमपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे, जो आप किताब में पढ़ते हैं उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन आते हैं, सीधा वो नहीं आता है। इसीलिए अपने कोई क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उसके सारे के सारे ऑप्शन इसीलिए डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन लिखा है डायरेक्ट वही आए, उसके इर्द गिर्द की जो बातें हैं ना वो भी तो आती ही आती है। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने को आज 2 लाख सब्सक्राइबर पे भी पहुंचना है, बस पहुंचने वाले ही हैं, बस आपकी ही मेहरबानी बाकी है। फटाफट स्टेटस पे लगा दीजिए, है ना। अभी 10 ही बचे हुए हैं, 2 लाख हो जाएंगे आपके सब्सक्राइबर। मेरे थोड़ी होंगे अकेले के, आपके भी तो होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के लिए कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला दिया हुआ है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, भारत की फसल गहनता प्रतिशत है 151.08%। पहला स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा स्टेटमेंट है एमपी इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन आफ्टर यूपी, यानी मध्य प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के बाद खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट है एमपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज, जो मध्य प्रदेश है वो दलहन उत्पादन में पहले नंबर पे है। एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, तिलहन उत्पादन के अंदर तीसरे नंबर पे हैं। तीसरा स्टेटमेंट यह है। चौथा स्टेटमेंट यह है एमपी इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन के उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं। और जो पांचवा अपना स्टेटमेंट है वो है नन ऑफ दिस, ये कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। बताओ यहां पे राइट आंसर क्या होगा, यहां पे राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। देखो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो सभी एग्जाम के लिए एक जैसे ही रहते हैं, आपका नॉलेज आपको खराब नहीं करता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए सब सूटेबल है।
चलिए देखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, गौर करिएगा। हालांकि अपने मध्य प्रदेश के डेटा के लिए 1-2 दिन में मैं एक शानदार सेशन लेके आऊंगा, जो आपके एग्जाम में डेटा पूछे जाएंगे वो उससे कवर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के डेटा से संबंधित सेशन भी आ जाएगा। ये तो चलो ठीक है, अपना मैराथन चल रहा है तो यहां भी डेटा डिस्कस कर लिया। देखो, भारत की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है, और कितनी हो चुकी है? 151.08% हो चुकी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। इस बात में भी कोई गड़बड़ नहीं है, इस बात में भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। तीसरा, एमपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज। मध्य प्रदेश है वो दलहन उत्पादन के अंदर कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट नंबर पे है। मध्य प्रदेश जो है वो दलहन उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे, ये बात तो ठीक है। और तिलहन उत्पादन में राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे है, इस बात में भी कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, दलहन उत्पादन में तो प्रथम स्थान पे है, और तिलहन उत्पादन में अगर अपनी बात कर रहे हैं तो राजस्थान पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, और मध्य प्रदेश कौन से पे है? थर्ड पोजीशन पे है, ये बात भी ठीक है। MP is second largest producer of सोयाबीन आफ्टर महाराष्ट्र। आजकल महाराष्ट्र सोयाबीन के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे पहुंच चुका है, और जो सोयाबीन का किला यानी मध्य प्रदेश है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। MP को सोयाबीन का किला यानी फोर्ट ऑफ सोयाबीन बोलते हैं, तो फोर्ट ऑफ सोयाबीन है वो अब सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, ये बात भी ठीक है। महाराष्ट्र सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पे आ चुका है, और मध्य प्रदेश है वो सेकंड नंबर पे जा चुका है। तो इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत था ही नहीं, तो राइट आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन है वो राइट आएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश के डेटा मैं एक स्पेशल सेशन के अंदर आप लोगों को करवा दूंगा। नेक्स्ट बढ़े अपने अगले क्वेश्चन के लिए। देखो, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन यहां कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। देखो, पहला स्टेटमेंट है, द एलुवियल सॉइल आर जनरली रिच इन पोटास बट पुअर इन फास्फोरस। एलुवियल सॉइल कौन सी है? भी जो पानी के साथ, बहते हुए पानी के साथ जो मिट्टी आती है वो एलुवियल सॉइल है, यानी रनिंग वाटर के साथ जो मिट्टी लाई गई है उसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जैसे गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तापी के मैदान में, नर्मदा के मैदान में जो भी मिट्टियां हैं वो कैसी है? जलोढ़ मृदाएं हैं, एलुवियल सॉइल है। ये कह रहा है जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर पोटास में समृद्ध होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विच हेल्प द रेन फेड क्रॉप टू सस्टेन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। काली मिट्टी बहुत लंबे समय तक नमी बरकरार रखती है, जो वर्षा आधारित फसलों को शुष्क मौसम के दौरान टिके रहने में मदद करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, द लेटराइट सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, while iron oxide and potash are in excess। ये कह रहा है कि लेटराइट जो मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फेट व कैल्शियम की भी कमी होती है, बल्कि आयरन ऑक्साइड और पोटाश की अधिक मात्रा देखने को मिलती है। तो यहां पे 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ठीक है? ओनली 1 पहला ठीक है, ओनली 2 दूसरा ठीक है, ऑल ऑफ 3 तीनों ही ठीक है, या फिर कोई सा भी ठीक नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सोच विचार के आंसर देने वाला क्वेश्चन है, सोच विचार के आंसर देने वाला क्वेश्चन है। बताइए भी फटाफट। देखिए, एलुवियल सॉइल जो होती है, जलोढ़ मृदाएं, वो बहते हुए पानी के साथ आती है, या फिर मैं बात करूं कि जो नदियां होती है उनके पानी के साथ जो मिट्टी बहकर आती है नदी नालों के साथ, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। पोटास बहुत अच्छा होता है, फास्फोरस की कमी होती है, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में चले, ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर, काली मिट्टी लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, जो ड्राई सीजन के अंदर खेती करने के काम आती है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, जो लेटराइट मृदाएं होती है, जो लेटराइजेशन की वजह से बनती है। भारत में सबसे ज्यादा मृदाएं कौन सी है? एलुवियल मृदाएं भाई, है ना। लेटराइट मृदाओं की बात करें तो लेटराइट मृदाएं, इसमें कार्बनिक पदार्थ की कमी होगी, नाइट्रोजन की भी कमी होगी, फास्फेट की भी कमी होगी, कैल्शियम की भी कमी होगी।
बट आयरन की प्रधानता होती है, एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, पोटास है वो एक्सेस मात्रा में देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इन तीनों लाइनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन है वो राइट होगा। बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे क्वेश्चन नहीं कवर कर पाएंगे। आज थोड़ा सा टारगेट ये भी है ना, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दिए जाए और ज्यादा क्वेश्चन है वो कवर किए जाए। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? प्राकृतिक रबर उत्पादन के अंदर कौन सा देश है वो लीडिंग है? ए ऑप्शन है थाईलैंड, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। देखो जो प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेविया ब्रेसिलेंसिस। हेविया ब्रेसिलेंसिस का कुल कौन सा है भाई? हेविया ब्रेसिलेंसिस का कुल कौन सा है? कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। हेवेलिया ब्रेसिलेंसिस का कुल कौन सा है? जो प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है वो हेविया ब्रेसिलेंसिस से प्राप्त किया जाता है। इसमें कट लगाया जाता है जिसको हम टेपिंग बोलते हैं और इससे जो लैटेक्स निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके क्या है, रबर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और हेवेलिया देखो आपसे पूछ लें कि टेपिंग की क्रिया रबर में कौन सी प्रोसेस से रबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो टेपिंग की प्रोसेस से रबर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इस लेटेक्स के फ्लो को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इस्तेमाल होता है? इस रबर के लेटेक्स का फ्लो बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इस्तेमाल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथिलीन हार्मोन का इस्तेमाल होता है। इसका कुल है वो U4BAC है। U4BAC में आप आंवला भी तो पढ़ते ही हो। उसके अलावा U4BAC के अंदर आप पढ़ते हैं केस्टर अरंडी, उसके अलावा आप जेट्रोफा रतनजोत भी पढ़ते हैं। उसके अलावा एक आप पढ़ते हैं वीड जो बहुत पॉपुलर वीड है, कौन सा? फाइलेंथस न्यूरी, जिसको आप बोलते हैं झारदाना, पीलिए का रामबाण इलाज है, पीलिए का रामबाण इलाज है। उसके अलावा U4BAC कुल की बात करें तो U4BAC से कसावा जो वेजिटेबल है वो आता है। और आजकल एक चिकुरमेनिस, चिकुरमेनिस को आप क्या बोलते हैं? वेजिटेबल ऑफ 21 सेंचुरी है ना, 21वीं शताब्दी की जो सब्जी है वो चिकुरमेनिस है, जो मल्टीविटामिन ग्रीन भी कहलाती है, जिसकी पत्तियां खाई जाती है। तो U4BAC के कई सारे कमर्शियल प्लांट है, रबर भी उनमें से क्या है? U4BAC का ही है। रबर है उसमें वो भी क्या है? U4BAC का। अब देखो सबसे ज्यादा जो रबर उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है? थाईलैंड है। सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है? थाईलैंड है। राइट आंसर क्या होगा भाई? यहां पे ए ऑप्शन है वो राइट होगा। अब देखो हमें थाईलैंड से थोड़ी दाने लेने हैं, हमें तो भारत का भी तो पता होना चाहिए कि भारत कौन सी पोजीशन पे है। हालांकि ठीक है थाईलैंड है वो फर्स्ट पोजीशन पे, ये तो अपने को पता होना चाहिए। देखिए थाईलैंड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडोनेशिया वो सेकंड पोजीशन पे है, वियतनाम है वो थर्ड पोजीशन पे है, इवोरी कोस्ट है वो फोर्थ पोजीशन पे है, चाइना फिफ्थ पोजीशन पे है और इंडिया सिक्स पोजीशन पे है। तो भारत जो है वो रबर उत्पादन के मामले में छठी पोजीशन पे है। भारत रबर उत्पादन के मामले में छठी पोजीशन पे, ये ध्यान रखिएगा आप। इंडिया रबर प्रोडक्शन में कौन सी पोजीशन पे आता है? सिक्स पोजीशन के अंदर आता है। क्लियर है? चलिए तो यहां राइट आंसर क्या होगा? पीछे वाला क्वेश्चन था अपना, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, लेकिन आप एक तो थाईलैंड की पोजीशन ध्यान रखें और दूसरा जो है वो किसकी पोजीशन है वो ध्यान रखें? इंडिया की पोजीशन है वो ध्यान रखें। इंडिया की पोजीशन है वो कौन सी है? छठी पोजीशन है। ठीक है, चलिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि अपने जो सब्सक्राइबर है वो 2 लाख हो चुके हैं। बस आपके सहयोग से ये सब होता है और इससे ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, विच सॉइल प्रॉपर्टी प्राइमरी डिटरमाइन द सॉइल एबिलिटी टू रिटेन एंड सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट? मिट्टी का कौन सा गुण मुख्य रूप से पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखने और आपूर्ति करने मिट्टी की क्षमता को निर्धारित करता है? देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिट्टी का इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो उस मिट्टी की उस क्षमता को निर्धारित करता है जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहें तथा न्यूट्रिएंट्स पौधों को प्रदान किए जाएं, वो कौन सा गुण है? पहला है सॉइल टेक्सचर, जिसको आप बोलते हैं मृदा कणाकार। देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया क्या? दोबारा से मैं बोल देता हूं।
क्वेश्चन क्या था, विच सॉइल प्रॉपर्टी प्राइमरी डिटरमाइन द सॉइल एबिलिटी टू रिटेन एंड सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट। देखो इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो मृदा के अंदर पोषक तत्व बनाए रखता है तथा पौधों को सप्लाई करने की क्षमता प्रदान करता है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा डिसाइड करते तो सारे ही हैं कुछ ना कुछ भी, जाहिर सी बात है मिट्टी की फर्टिलिटी को ये सारे के सारे डिसाइड करेंगे, लेकिन इनमें से मुख्य कौन सा है? पहला है सॉइल टेक्सचर, दूसरा है सॉइल पीएच, तीसरा है केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, चौथा है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट यानी जो कार्बनिक पदार्थ है, और पांचवा है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट यानी मृदा नमी है। थैंक यू भाई, आपको भी बहुत बहुत सारी बधाई। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए। आपके सिलेक्शन और अपने दोनों एक साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। देखिए सबसे पहला है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर बोले तो मृदा कणाकार, किसी सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है ना, किसी मिट्टी में बालू, सिल्ट और क्ले का जो अनुपात होता है उसे मृदा कणाकार बोलते हैं। और मृदा कणाकार की कितनी क्लासेज होती है? 12 क्लासेज होती है, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो टेक्सचर क्लास होता है वो लोमी होता है, दोमट मिट्टी होती है वो सबसे बढ़िया टेक्सचर क्लास होता है। लोमी है वो कल्टीवेशन के लिए सबसे बढ़िया टेक्सचर क्लास है। और जिन क्रॉप्स में, जैसे लेग्यूम की बात करूं, क्रूसीफेरी की बात करूं, सोलेनेसी की बात करूं, नर्सरी की बात करूं, पपाया की बात करूं, इनमें डैंपिंग ऑफ आदर गलन की समस्या है, तो इन फसलों के लिए बढ़िया टेक्सचर क्लास कौन सा होता है? सैंडी लोम। बाकी फसलों के लिए लोम। अब जिनको पानी ज्यादा चाहिए, पानी रोकने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए क्ले लोम। जैसे पेडी के लिए बढ़िया कौन सी है? बढ़िया कौन सा टेक्सचर क्लास होता है? क्ले लोम टेक्सचर क्लास है, वो बढ़िया होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन सॉइल टेक्सचर मुख्य रूप से जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स रिटेन करने की जो क्षमता होती है और प्लांट्स को प्रोवाइड करने की क्षमता होती है, उसको मतलब मुख्य रूप से कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन मुख्य रूप से कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब ये राइट आंसर नहीं होगा। सॉइल पीएच तो जानते ही हो आप, है ना। पीएच फ्रांसिस वर्ड है और किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसेन ने दिया था। और पीएच का मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन अणुओं की क्षमता आप बोल सकते हो। और पीएच को डिफाइन कैसे करोगे? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों का लघु गुणात्म हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणांक मान क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज सॉइल पीएच। बस ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन जब बढ़ते घटते हैं तो पीएच प्रभावित होता है। पीएच क्या है? प्रभावित होता है। अब देखो, एक पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 10 टाइम है वो घट जाते हैं, एक पीएच घटेगा तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, देखो डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक संबंध, है ना, विपरीत संबंध, वित अनुकर्मापाती संबंध, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। लॉगरिथम का मतलब होता है 10 गुना, यानी जब पीएच 1 बढ़ता है, 1 से 2 हो गया, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कितने गुना घट जाएंगे? 10 गुना घट जाएंगे। अगर पीएच 2 से 1 हो गया तो हाइड्रोजन आयन है वो कितने गुना बढ़ जाएंगे? 10 गुना बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणांक मान क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच को डिफाइन भी किसने किया था? एसपीएल सोरेनसेन ने। पीएच स्केल भी किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसेन ने दिया था। पीएच इलेक्ट्रोड भी किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसेन ने। बट पीएच मीटर की जो डिस्कवरी है वो अमेरिका वाले कर गए, हालांकि काम तो बेचारे सोरेनसेन का था। अमेरिका वालों ने हर बार की तरह इस बार भी चोरी की। और पीएच मीटर है वो किसके नाम जाता है? क्रेडिट किसको जाता है? ओर्नाल्ड ऑरविल बेकमैन को, जिसने 1934 के अंदर पीएच अपने नाम पेटेंट करवा लिया था। पीएच मीटर, सॉरी, पीएच मीटर है वो 1934 में किसने अपने नाम पेटेंट करवा लिया था? ओर्नाल्ड ऑरविल बेकमैन, ये अमेरिका के थे। और एसपीएल सोरेनसेन, पीएच नाम दिया, पीएच को डिफाइन किया, पीएच स्केल दिया, पीएच इलेक्ट्रोड दिया, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये भी मुख्य रूप से इस चीज को कंट्रोल नहीं करता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं करता है। केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, देखो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, सबसे छोटा पार्टिकल क्ले, उससे बड़ा पार्टिकल सिल्ट, और उससे यहां से क्वेश्चन बनता है, और उससे बड़ा पार्टिकल कौन सा है? सैंड यानी बालू है। किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? सरफेस एरिया उसी का ज्यादा होता है
जो पार्टिकल छोटा होता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे ये कण है, इसमें जो जो चीजें आपको दिख रही है वो इसका सरफेस एरिया है, जो जो चीजें दिख रही है वो इसका सरफेस एरिया है ना। अब अगर इस आधार पे बात करें तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्र किसका ज्यादा है, आपको लगेगा कि बालू का ज्यादा है, लेकिन बालू का ज्यादा नहीं होगा, किसका ज्यादा होगा, क्ले का। कारण क्या है, आप ऐसे तुलना नहीं करोगे, एक कण बालू का ले लिया, एक क्ले का ले लिया, ऐसे करोगे तो तुलना हो ही नहीं पाएगी। बालू जितना जगह घेर रहा है, जितना आयतन घेर रहा है, उतने में आप क्ले के कण रखो। आपको पता है बालू का एक कण और क्ले के 100 से 1000 कण बराबर होते हैं। अब इनका पृष्ठीय क्षेत्र आप निकाल के देखो किसका ज्यादा आएगा, पृष्ठीय क्षेत्र किसका ज्यादा आएगा, क्ले का ज्यादा आएगा। मान लो ये बड़ा पार्टिकल था, हम इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, अब ये छोटा हो गया, ये नया पृष्ठीय क्षेत्र आ गया, ये नया पृष्ठीय क्षेत्र आ गया ना। तो जैसे जैसे कण छोटा होता जाता है वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ रहे हो आप, जैसे जैसे कण छोटा होता जाएगा वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, यानी सरफेस एरिया हमेशा क्ले का ज्यादा होता है। अब बात आती है कि सॉइल पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है। सॉइल पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, देखो सॉइल में जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर चार्ज होता है नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक चार्ज होता है। वो अपनी ओर किसको आकर्षित करते हैं, धनात्मक को आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव को आकर्षित करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता, यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब देखो हमने क्या बात बोली, यहां पे ये सॉइल पार्टिकल है, इस सॉइल पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और ये अपनी और किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को करेगा। जैसे सोडियम को अट्रैक्ट कर लिया, कैल्शियम को अट्रैक्ट कर लिया, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लिया, पोटेशियम को अट्रैक्ट कर लिया, मैग्नीशियम को अट्रैक्ट कर लिया, अमोनियम को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये जो क्षमता है ये न्यूट्रेंट को सॉइल के अंदर रिटेन रखती है ना, बनाए रखती है। अब एक ऐसा तो है नहीं कि सोडियम है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अकेले आएंगे। यहां पे गीता वाला रूल नहीं लगता है, अकेले आएंगे अकेले जाएंगे, है ना। आयन होते हैं वो जोड़े में ही आते जाते हैं। यहां पे जनरली क्या होगा, सोडियम है वो प्लस का चार्ज है तो इसके साथ कोई माइनस के चार्ज वाली चीज जुड़ी आएगी, जैसे सोडियम क्लोराइड आ गया। अब देखो कैल्शियम के साथ कौन सा आ जाएगा, कोई माइनस वाला, तो कैल्शियम सल्फेट आ गया। हाइड्रोजन के साथ कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। पोटेशियम के साथ मान लो कि कौन सा आ गया, कार्बोनेट आ गया, पोटेशियम कार्बोनेट आ जाएगा। मैग्नीशियम के साथ मान लो कि कोई कार्बोनेट आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले इसके पास इकट्ठे होते हैं। तो सॉइल के अंदर न्यूट्रेंट को रिटेन कैसे किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। वाटर को रिटेन कैसे किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। अब जाहिर सी बात है जो जड़ें होती है उन पे कैसा चार्ज होता है, जड़ों पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, जो सॉइल से पॉजिटिव चार्ज वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस सॉइल के द्वारा इस प्लांट को न्यूट्रेंट देने का भी जो गुण है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ही तो कंट्रोल कर रही है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी धनायन विनिमय क्षमता है, ये मृदा के अंदर पोषक तत्व बने रहे तथा पौधों को प्रदान करे। इस गुण को सबसे ज्यादा कौन नियंत्रित करता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा नियंत्रित करती है। राइट आंसर क्या होगा, यहां पे सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ऑर्गेनिक मैटर ठीक है आप जानते ही हो, सॉइल मॉइस्चर आप जानते ही हो, तो यहां एक्सप्लेन करने वाली बात इतनी थी। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जितना पार्टिकल छोटा उसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा यानी जिसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा, जिसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा उसके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा, उसके पास वाटर ज्यादा, जिसके पास वाटर ज्यादा उसमें फैलने की क्षमता ज्यादा यानी स्वेलिंग कैपेसिटी ज्यादा। अब जिसके पास वाटर ज्यादा कल को सूखेगा तो उसमें श्रिंकेज कैपेसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जिसके पास कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें एडेसिव कोहेसिव संसंजन और आसंजन बल क्या होगा, ज्यादा। जिसके अंदर वाटर चिपकने की क्षमता ज्यादा होगी उसमें प्लास्टिसिटी फैलने की क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा। यानी जिसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है। और अगर पार्टिकल 3 है उनमें बात करें क्ले, सिल्ट और सैंड, इनमें सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा किसकी होती है, क्ले की। इसीलिए क्ले जो है वो मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा गुणों को कंट्रोल करता है, सबसे ज्यादा गुणों को नियंत्रित करता है। क्लियर है स्टूडेंट, यहां पे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। निम्न में से कौन सा बीज नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमेनिक एक ही बात होती है। इनमें से नॉन एल्बुमेनिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है। ए ऑप्शन है व्हीट यानी गेहूं, बी ऑप्शन है राइस यानी चावल, सी ऑप्शन है मेज और डी ऑप्शन है ग्राम।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को सही करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, सिलेक्शन और रिजेक्शन। सिलेक्शन और रिजेक्शन। अब देखो मान लो कि इस क्वेश्चन का बेस आपको नहीं पता, बेस तो मैं समझा दूंगा आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मान लो कि आपको बेस नहीं पता तो फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप कि जी गेहूं है, राइस है, मेज है, ये तो अनाज वाले हैं, इनका कुल भी एक है, ये ग्राम इनसे अलग लग रहा है, तो जाहिर सी बात है तीन अलग है और ये एक अलग दिख रहा है, तो राइट आंसर तो क्या होना चाहिए, ग्राम ही होना चाहिए। तो इस तरह का भी आप दिमाग लगा के क्वेश्चन है वो राइट कर सकते हैं। डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का वास्तव में राइट आंसर है, एक्सप्लेन करते हैं अभी अपने, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको इस तरह से भी तो टैकल कर सकते हैं, इस तरह से भी तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सीड दो तरह के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, है ना। अब देखो मोनोकोट सीड होता है, देखो सीड में मेन कितनी चीजें होती है, तीन चीजें होती है। सबसे पहले सीड कोट, सीड कोट में दो लेयर होती है, एक तो बाहर वाली होती है वो टेस्टा और अंदर वाली होती है वो टेगमन। बाहर वाली टेस्टा होती है, अंदर वाली टेगमन है। कैसे याद रखोगे, बीज खाओगे तो बाहर वाली जो लेयर है वो टच होगी और उसी का टेस्ट आएगा। तो बाहर वाली जो परत है बीज आवरण की, सीड कोट की जो बाहर वाली परत है वो कौन सी होती है, टेस्टा, और अंदर वाली कौन सी होती है, टेगमन। जब बीजांड होता है वो बीज में बदलता है तो बीजांड के सबसे बाहर का आवरण होता है इंटीग्यूमेंट लेयर, और जो इंटीग्यूमेंट लेयर होती है वही कल को क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। तो एक चीज तो होती है सीड कोट। दूसरा देखिए इसमें होता है मुख्य जो सबसे मेन चीज है वो एम्ब्रियो यानी भ्रूण होता है, और उसके अलावा इस एम्ब्रियो के लिए स्टोरेज फूड होता है। अब ये स्टोरेज फूड है, ये मोनोकोट जो होते हैं ना, एक बीज पत्री होते हैं, उनके अंदर स्टोरेज फूड रहता है एंडोस्पर्म के रूप में। स्टोरेज फूड किस रूप में रहता है, एंडोस्पर्म के रूप में रहता है। मोनोकोट के अंदर जो स्टोरेज फूड है वो किस रूप में रहता है, एंडोस्पर्म के रूप में रहता है। वहीं पे डाइकोट में जाओगे तो डाइकोट में एंडोस्पर्म न होकर एंडोस्पर्म किस में तब्दील हो जाता है, कोटलीडन में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है, कोटलीडन में तब्दील हो जाता है। तो डाइकोट में कोटलीडन होता है, एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। एंडोस्पर्म नहीं होता तो डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हुआ या नहीं हुआ, डाइकोट है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हुआ ना, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं, इसमें तो क्या होता है, कोटलीडन होता है। तो कोटलीडन सीड होता है ये, एंडोस्पर्मिक सीड तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए मोनोकोट ही एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। जो एक बीज पत्री होते हैं ना, उनके अंदर जो बीज होता है वही एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमेनिक सीड बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्बुमेनिक सीड बोलते हैं। डाइकोट में एंडोस्पर्म कोटलीडन में बदल जाता है, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमेनिक सीड कहलाता है। अब देखो व्हीट मोनोकोट है, राइस है वो मोनोकोट है, मेज है वो मोनोकोट है, लेकिन जो ग्राम है, चना है, वो डाइकोट है। अब जाहिर सी बात है लेग्यूम तो डाइकोट का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो लेग्यूम है वो तो डाइकोट का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये डाइकोट है, डाइकोट नॉन एल्बुमेनिक होता है। राइट आंसर क्या था यहाँ पे, डी ऑप्शन है वो राइट है। एक ऐसा पौधा है जो डाइकोट भी है लेकिन जनरली क्या है, एल्बुमेनिक सीड रखता है। एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर सीड है वो कैसे होते हैं, डाइकोट होते हैं। सॉरी सीड क्या, प्लांट है वो डाइकोट होता है और सीड एल्बुमेनिक होता है। पौधा डाइकोट है और सीड एल्बुमेनिक होता है, वो पौधा कौन सा बताइए, ऐसा कौन सा प्लांट है जो डाइकोट होते हुए भी क्या है, एल्बुमेनिक सीड रखता है, क्योंकि डाइकोट में तो नॉन एल्बुमेनिक सीड होता है। केस्टर है, अरंडी। कौन सा पौधा है, केस्टर अरंडी है। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे एक चीज और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस सीड को सल्टा देते हैं फिर अपने बात करते हैं। पहले तो अपने सीड की बात कर लेते हैं। हमने कहा एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो रेडिकल पार्ट होता है उससे रूट निकलती है, जड़ निकलती है। आर से रूट, आर से रेडिकल। देखो एम्ब्रियो के कौन से भाग से रूट निकलती है, तो आप बोल दोगे रेडिकल से निकलती है। और आपसे पूछ ले कि जो फोलिएज निकलता है, तना निकलता है, शाखा निकलती है, वो किससे निकलती है, एपिकोटाइल से निकलती है। और एपिकोटाइल का भी पर्टिकुलर भाग पूछ ले, है ना, एपिकोटाइल का भी आपसे पर्टिकुलर भाग पूछ ले तो प्ल्यूमूल होता है, प्ल्यूमूल होता है। एपिकोटाइल का भी आपसे भाग पूछ ले कि जिससे क्या है, फोलिएज निकलता है, सूट निकलती है, शाखा निकलती है, तो वो कौन सा होता है, प्ल्यूमूल होता है। क्लियर है यहां पे। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो चलो हो गई बात। हाइपोकोटाइल का क्या काम होता है, देखो हाइपोकोटाइल जो एपीजियल पौधे होते हैं ना,
उनमें तो तने की लंबाई बढ़ाता है। हाइपोकोटाइल जो होता है ना, एपीजियल पौधों के अंदर तो तने की लंबाई बढ़ाता है, और हाइपोजियल के अंदर क्या करता है, हाइपोजियल के अंदर रूट की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, यानी समय के अनुसार करता है, मौका जैसी जरूरत है वैसा काम करने का काम करेगा हाइपोकोटाइल जो है। अब देखो, मोनोकोट को आप सीड की कंडीशन में ही पहचानेंगे या उससे भी पहले पहचान लेते हैं? मोनोकोट को सीड आने पे ही पहचानेंगे या पहले भी पहचान लेते हैं, बताओ भाई? जो मोनोकोट होता है उसको बीज आने पे पहचानोगे, या डाइकोट होता है उसको बीज आने पे पहचानोगे, या उगते ही पहचान लोगे? उसके भी पौधा निकला और पहचान लिया। सिंपल बात है कि जिसकी पत्तियां तलवार की तरह या चाकू की तरह लंबी होती है और समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है और दोनों तरफ चमक देखने को मिलती है, तो समझ लो वो मोनोकोट है। दूर से ही पता लग जाएगा जी ये मोनोकोट है। और डाइकोट कौन सा होता है? जिसकी पत्ती चौड़ी होती है ना, जाली का सिरा विन्यास होता है, नेट टाइप का आपको वेन से वो देखने को मिलती है। पत्ती ऊपर से चमकदार होती है, नीचे से क्या होती है, रफ होती है, तो डाइकोट है। जिसकी पतली नेरो होती है, पतली होती है, तलवार चाकू की तरह होती है, दोनों तरफ से चमकदार होती है, समांतर सिरा विन्यास होता है, वो मोनोकोट होता है। पत्ती चौड़ी होती है, जाली का सिरा विन्यास होता है, ऊपर से चमकदार होती है, तो वो कौन सा है? डाइकोट है। अब केस्टर अरंडी आपने देखा होगा, डाइकोट है, लेकिन उसमें सीड कैसा होता है? एल्बुमेनिक सीड होता है हमेशा, यानी एंडोस्पर्मिक सीड भी आप उसे बोल सकते हैं। एल्बुमेनिक या एंडोस्पर्मिक एक ही तो बात होती है। अब देखिए, मोनोकोट फैमिली आपको याद रखनी होती है। अगर आप एग्रोनॉमी क्रॉप्स में जाते हैं तो मोनोकोट फैमिली कौन सी है? पोएसी। एग्रोनॉमी क्रॉप्स में जाओगे तो मोनोकोट फैमिली कौन सी है? पोएसी, जिसको आप ग्रेमिनी या फिर ग्रास फैमिली बोलते हैं। अगर आप फ्रूट्स में जाते हैं तो वहां आपको फैमिली देखने को मिल जाएगी एरिकेसी, जिसका नाम होता है पामेसी। जो ताड़ है, डेट पाम वगैरह, ये क्या नाम है, कोकोनट ऑयल पाम वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं? एरिकेसी पामेसी में। तो ये भी मोनोकोट फैमिली है। उसके अलावा बनाना म्यूजिकेसी मोनोकोट फैमिली है, एनोनियसी मोनोकोट फैमिली है, ब्रोमोलियसी मोनोकोट फैमिली है। सब्जियों में जाओगे तो सब्जियों में बात करें तो एलियसी, जो प्याज और लहसुन, लीक और सैलोट वाली फैमिली है, वो भी कैसी फैमिली है? मोनोकोट फैमिली है। उसके अलावा हम बात करें एस्पोडिलियसी, जिसको आप लिलियसी बोलते हैं, वो भी मोनोकोट फैमिली है। कुछ वेजिटेबल एरिकेसी में भी आती है, जैसे मैं बात करूं तानिया आ जाता है, और उसके अलावा टारो कोलोकेशिया, जिसको आप अरबी बोलते हैं, वो भी किस में आती है? मोनोकोट फैमिली के अंदर ही आते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे फैमिली बोली है, इन्हीं के प्लांट आपके काम के हैं, यही एग्रीकल्चर से अपने रिलेवेंट है। तो इनकी फैमिली कैसी होती है? मोनोकोट। बाकी बच गई वो सारी की सारी कैसी है? डाइकोट है। सर इंपॉर्टेंट पोर्टल पर ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप पर वीडियो कब आएगी? आ जाएगी भाई, एग्री साइंस एजुकेशन। पहले अपने यहाँ पे कर लेते हैं। बनाना बोल दिया ना, म्यूजिकेसी फैमिली का है, तो वो भी मोनोकोट में ही आता है, वो भी तो आपको बता दिया। जितनी बोली ना आपकी कमर्शियल क्रॉप, उतने में से ही आती है मोनोकोट की। जितने मैंने बोले हैं ना सारी, आप जो कोई भी मोनोकोट आप क्रॉप बोल दीजिए, वो सारी की सारी उसी से बिलोंग करती है। अब आप मुझे बताइए कि मस्टर्ड सरसों है, वो मोनोकोट है या डाइकोट है? मस्टर्ड मोनोकोट है या डाइकोट है? मस्टर्ड सरसों मोनोकोट है या डाइकोट है? बोलिए, फटाफट आंसर दीजिए। इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, इट रिफर टू द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द स्टैंडर्ड कमर्शियल चेक वेराइटी। यह मानक वाणिज्य चेक किस्म की तुलना में F1 की श्रेष्ठता को दर्शाता है। देखो, आपने हेट्रोसिस ब्रीडिंग पढ़ी होगी, है ना? हेट्रोसिस ब्रीडिंग में क्या होता है? सरसों डाइकोट है देवताओं, पत्ती चौड़ी होती है, सीड भी तोड़ के देख लेना, 2 भागों में टूट जाता है, 2 कोटलीडन्स हो जाते हैं अलग। जिसका बीज 2 भागों में बट जाए वो कौन सा है? डाइकोट। अब आपको लगता है यार सरसों तो कैसे पता नहीं टूट, तो आप पत्ती भी सोचो दिमाग में साथ में। पत्ती कैसी है? चौड़ी। पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है। तो फिर आप आंसर कैसे गलत कर सकते हैं? आंसर तो आपको गलत करना ही नहीं चाहिए। चलिए, हम बात कर रहे थे, हाँ, हेट्रोसिस की बात कर रहे थे। 2 पेरेंट्स के बीच आप क्रॉस करवाते हैं, है ना, आउटब्रीडिंग करवाते हैं, तो ये F1 जनरेशन है, ठीक है। इस F1 जनरेशन जो आपने यहां पे F1 जनरेशन पैदा की है, अब उसको आप किसके साथ जांचेंगे?
उस एरिया की जो सबसे स्टैंडर्ड वेराइटी है उसको अपने चेक बोलते हैं, है ना। आप लोकल फील्ड ट्रायल लेते हैं ना, कोई भी वेराइटी डेवलप करते हैं, लोकल फील्ड ट्रायल या प्राइमरी यील्ड ट्रायल जिसको आप बोल देते हैं, या एक्सपेरिमेंटल प्लॉट ट्रायल्स भी बोल देते हैं जिसको। तो लोकल फील्ड जो ट्रायल आप लेते हैं उसमें उस एरिया की जो सबसे स्टैंडर्ड वेराइटी है उसके साथ तुलना करते हैं, और ये जो अपना F1 है ये उस स्टैंडर्ड वेराइटी से भी बढ़िया निकला। ये अपना जो F1 है उस स्टैंडर्ड वेराइटी से भी बढ़िया निकला, उससे भी क्या है, शानदार निकल गया। तो इसे क्या बोलेंगे, मिड पेरेंट हेटेरोसिस और बेटर पेरेंट हेटेरोसिस, स्टैंडर्ड हेटेरोसिस और हेटेरोबेलाइटोसिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला मिड पेरेंट हेटेरोसिस। देखो मिड पेरेंट हेटेरोसिस से आप क्या समझेंगे, मान लो ए का जो प्रोडक्शन होता है वो 16 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, और बी का प्रोडक्शन होता है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। अगर अपने इन दोनों का एवरेज निकालें, अगर अपने इन दोनों का एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 16 और 20 36, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 18 क्विंटल पर हेक्टेयर आ जाएगा। अगर F1 का प्रोडक्शन इस 18 क्विंटल से ज्यादा है, यानी पेरेंट दोनों पेरेंट्स है उसकी जो मीन वैल्यू है उनका औसत है, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो AB का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 19 क्विंटल हो रहा है, F1 का प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, 19 क्विंटल हो रहा है, यानी दोनों पेरेंट्स के एवरेज से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी दोनों पेरेंट्स की मीन वैल्यू है उससे ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मिड पेरेंट हेटेरोसिस। क्या बोलते हैं, मिड पेरेंट हेटेरोसिस। एक होती है बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। बेटर पेरेंट हेटेरोसिस कौन सी है, अब देखो इनमें से बेटर पेरेंट्स कौन सा है, बी बेटर पेरेंट्स है। मान लो कि AB का प्रोडक्शन हो जाता 21 क्विंटल, कितना हो जाता, 21 क्विंटल प्रोडक्शन हो जाता, तो बेटर पेरेंट से भी बेटर है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बेटर पेरेंट हेटेरोसिस बोलते हैं। तीसरा होता है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, उस क्षेत्र की जो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ वेराइटी है, जो मतलब शानदार वेराइटी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली वेराइटी है, अगर उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो उसको स्टैंडर्ड हेटेरोसिस बोलते हैं। राइट आंसर होगा यहां पर सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। अब एक चीज और देखिए आप, देखो ए और बी का क्रॉस करवाया और इसमें अगर ये F1 जनरेशन सुपीरियर निकलती है, चाहे वो मिड पेरेंट सुपीरियर निकले, चाहे बेटर पेरेंट सुपीरियर निकले, चाहे वहां के लोकल की जो सबसे बेस्ट वेराइटी है उससे सुपीरियर निकले, तो हम उसको बोल देते हैं हाइब्रिड विगर। ए बी अपने पेरेंट से सुपीरियर है तो वो हाइब्रिड विगर है, और हाइब्रिड विगर की जो प्रोसेस होती है उसको हेटेरोसिस बोला जाता है। हाइब्रिड विगर तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस। तो अपने इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस ब्रीडिंग है वो बोला जाता है। अब मुझे ये बताओ कि हेटेरोबेलाइटोसिस किसको बोलते हैं, इन तीनों में से किसी एक को बोलते हैं, बताओ हेटेरोबेलाइटोसिस इन तीनों में से किसको बोला जाता है, बताइए कि जो हेटेरोबेलाइटोसिस है वो इन तीनों में से किसको बोला जाता है, यह भी तो पता होना चाहिए। बेटर पेरेंट हेटेरोसिस को बोलते हैं। हेटेरोब्लाइटोसिस किसको बोला जाता है, बेटर पेरेंट हेटेरोसिस को बोला जाता है। ये दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बेटर पेरेंट हेटेरोसिस या हेटेरोब्लाइटोसिस एक ही बात होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ सोरगम इज, ज्वार का बीज गुणन दर क्या है। अब बीज गुणन दर क्या होती है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है। जब आप सीड प्रोडक्शन करते हैं तो एक बीज लगाते हैं, उससे आपको औसत वापस कितने बीज मिलते हैं, उसको सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो बोलते हैं। क्या लिखा था, स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब होता है जब आप एक बीज लगाते हैं तो उससे आपको कितने बीज मिलते हैं, उसको आप बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। तो आपसे ज्वार का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पूछा है, ज्वार का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पूछा है। ए ऑप्शन है 1 रेशियो यानी 1 के अनुपात में 125, बी ऑप्शन है 1 के अनुपात में 100, सी ऑप्शन है 1 के अनुपात में 75, और डी ऑप्शन है 1 के अनुपात में 200। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब जिसने अच्छी तैयारी की है वो इसका आंसर बता सकता है, बाकी तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पढ़ते ही नहीं।
बीज गुणन अनुपात आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। देखिए इसका राइट आंसर तो अपने पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बहुत सारी बातें मैं इससे जुड़ी हुई बता देता हूं, आप लोगों के लिए बातें आसान हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन है वो राइट होगा। ये देखिए 1:100 कौन कौन सी फसल में देखने को मिलता है? 1:100 किस किस फसल में देखने को मिलता है? हाइब्रिड राइस में, हाइब्रिड मेज में, सोरगम के अंदर, रेड ग्राम यानी अरहर तुअर, जूट के अंदर, ओकरा भिंडी के अंदर, वाटरमेलन तरबूज में, रेडिश मूली में, और सरसों और राई के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए सभी फसलों का यहां पे जनरली सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो दिया हुआ है। इनमें से देखो सारे नहीं याद हो तो इनको याद कर लेना जो मैं बता रहा हूं। एक तो आपसे पूछ ले कि सबसे कम सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो है पोटैटो का, और पोटैटो के पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आपको याद रखना है ग्राउंडनट का, क्योंकि पोटैटो जनरली क्या है ट्यूबर से प्रोपोगेट किया जाता है। भारत में तो सबसे ज्यादा ट्यूबर से ही किया जाता है। ट्रू पोटैटो सीड कहां काम में लिए जाते हैं? नहीं काम में लिए जाते ना। तो पोटैटो ऑप्शन में न आए तो सबसे कम सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो किसका? ग्राउंडनट का है, मूंगफली का है। और उससे अगर पोटैटो ऑप्शन में आ जाए तो फिर पोटैटो राइट होगा, नहीं तो ग्राउंडनट होगा। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो किसका है, तो ब्रिंजल का होता है, बैंगन का 1:450। दूसरे नंबर पे किसका होता है? कोल क्रॉप्स का होता है। तीसरे नंबर पे टोमेटो का। ये वेजिटेबल्स के है। अब मान लो कि वेजिटेबल्स के अगला एग्जाम्पल पूछना पसंद ही न करें, कोई ऐसा हो भाई जिसको हॉर्टिकल्चर से बिल्कुल प्रेम ही न हो, तो फिर वो एग्रोनॉमी का एग्जाम्पल थे, तो ध्यान रखना वो तिल है, 1:250 है। तिल है 1:250 है, याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा। ये एक साथ लिखा हुआ आपको इस तरह से व्यवस्थित नहीं मिलेगा। यहां पे देखो जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है वैसा, तो आपको याद रखना है किसका? ग्राउंडनट का, पोटैटो का। 1:100 वाला तो रखना ही रखना है। एक बैंगन का याद रखना है, एक सेसम का याद रखना है। उसके अलावा 1:10 वाला बहुत बार पूछा जाता है, ग्राम का। उसके अलावा मैं बात करूं तो पूछा जाता है वीट का 1:20, ये भी आपको याद करना है। 1:40 वाला कई एग्जाम में पूछा गया, इसमें आ जाएगा ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, काउपी चावला, हॉर्स ग्राम जिसको आप बोल देते हैं कुल्थी, मोठबीन और मेस्टा, इनका 1:40 है। उसके अलावा एक एग्जाम में कॉटन का भी पूछा गया था, कॉटन और सनफ्लावर का, उसके साथ क्लस्टर बीन और लिनसीड का कितना है? 1:50 है। आपके यहां पर सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो 1:16 है सोयाबीन का। और उसके अलावा आपको याद रखना है राइस और मेज और रागी का 1:80। राइस और मेज जो देसी है या संकुल है, हाइब्रिड का कितना है? 1:100 और देसी का कितना? 1:80 है, 1:80 है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ये सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो होता है, सीड मल्टीप्लेक्शन रेशियो। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट हो गया तो लाइक शेयर पे आप पूरा जोर दो। क्वेश्चन पे आज शाम को 9-10 बजे तक अपने कंटिन्यू बने रहेंगे ना, बारी बारी से आते रहेंगे। अभी एक बार मैं करवा देता हूं, फिर अगले सर आ जाएंगे, फिर दोबारा मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। नेक्स्ट है विच वन इज लोएस्ट कॉस्ट वेराइटी, सबसे कम लागत वाली किस्म कौन सी है? ए ऑप्शन है सिंथेटिक वेराइटी, बी ऑप्शन है कंपोजिट वेराइटी, सी ऑप्शन है हाइब्रिड वेराइटी, और डी है ऑल ऑफ दीज। इनमें से सबसे कम कॉस्ट किसकी लगती है भाई? मतलब सस्ते में कौन सी तैयार हो जाती है, सस्ते में कौन सी वेराइटी है वो तैयार हो जाती है? देखिए लॉजिकली बात करें, हाइब्रिड वेराइटी में तो क्या है, एक पेरेंट्स का क्रॉस दूसरे पेरेंट्स के साथ करवाएंगे। अब यहां पे क्या होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, मान लो कि आप इसे फीमेल पेरेंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे मेल पेरेंट्स की तरह, पहले तो आपको इनका सिलेक्शन करना, चलो बेटर पेरेंट्स लाइन तो आपको लानी होती है, वो तो सब में ही लानी होती है, इनमें भी लानी होती है।
लेकिन उसके बाद आप इसमें या तो इमास्कुलेशन करेंगे या जेनेटिकल इमास्कुलेशन, जैसे मेल स्टेरिलिटी नर बंध्यता या सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी यानी स्व असंगतता जैसी चीजें आप क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, कॉस्ट है वो आपकी बहुत लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, इनका क्रॉस करवाएंगे। F1 जो होगा AB वो ही सिर्फ हाइब्रिड होगा। आपको पता है ना हाइब्रिड सिर्फ कौन सा होता है, F1 ही होता है। हाइब्रिड F1 होता है, F2 में तो वेरिएशन आ जाएगा, वो हाइब्रिड होगा ही नहीं। हाइब्रिड हमेशा कौन सा होता है, F1 होता है। और जिसको हाइब्रिड लगाना है उसको बार बार वेराइटी खरीद के, वो सीड खरीद के लाना पड़ेगा। मान लो कि एक वेराइटी थी कैपिटल टी, एक थी स्मॉल टी, है ना। अब देखो इनका क्रॉस करवाएं तो F1 में आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 है। और हमारे लिए जो डिजायरेबल कैरेक्टर है ना, मतलब जो काम का जीनोटाइप है वो ये है, न तो ये ज्यादा बढ़िया है, न ये ज्यादा बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है और हम चाहते हैं इसी को लगाएं। तो आपको ये खरीद के लाना पड़ेगा। अगर आपने इस बार इसको लगा के और इससे बीज रख लिया तो अगली बार आपको कैसी संति, क्योंकि आपने बीज रख लिया इसका मतलब इसमें होगी सेल्फिंग। अब इसकी जो सेल्फिंग है वही तो बीज है, अगर इसकी सेल्फिंग होगी तो F2 में आपको क्या मिलेगा, एक प्लांट ऐसा, एक प्लांट फिर ऐसा, एक प्लांट फिर ऐसा और फिर एक प्लांट ऐसा। यानी आप जो पौधे चाहते हैं वो तो आपको कितने मिलेंगे, 50%, और आप जो पौधे नहीं चाहते हैं वो कितने मिल जाएंगे, 50%। तो अगर आप F1 से बीज रख के फिर दोबारा लगा लेते हो तो खेत में विभिन्नता आ जाएगी और जिस तरह के आपको पौधे चाहिए थे वैसे पौधे नहीं मिलेंगे, यानी वैसा उत्पादन है वो नहीं मिलने वाला। इसलिए जो हाइब्रिड लगाते हैं उनको हर बार बीज खरीद के लाना पड़ता है, ये बहुत महंगा पड़ जाता है, ये बहुत महंगा पड़ जाता है। सबसे जो महंगी वैरायटी पड़ती है वो हाइब्रिड वैरायटी पड़ती है, सबसे महंगी हाइब्रिड वैरायटी पड़ती है, ठीक है। हाइब्रिड सबसे महंगा पड़ेगा, हाइब्रिड सबसे कॉस्टली पड़ेगा। हाँ, कल को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। कल को हम चाहते हैं कि हमें वापस AB वैरायटी डेवलप करनी है, मान लो कि ये इस तरह का वेरिएशन आ गया, तो आप फिर से कर सकते हो, इस पौधे का क्रॉस कराओगे, यानी इसका मेंटेनेंस करना बहुत आसान है, क्योंकि पेरेंट्स पता है ना आपको। अगर पेरेंट्स पता है तो मेंटेनेंस आप बहुत आसानी से, तो आपसे पूछ ले इन तीनों में से मेंटेनेंस किसका आसानी से होता है, तो हाइब्रिड का मेंटेनेंस होता है, वो सबसे आसानी से होता है। लेकिन कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ती है हाइब्रिड, और हाइब्रिड की कॉस्ट किसान को इतनी न लगे इसीलिए क्या है, कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटियां डेवलप की गई है। अब देखो कंपोजिट वेराइटी के अंदर अपने लेते हैं 4 से 10 पेरेंट्स, है ना, 4 से 10 पेरेंट्स लेते हैं और इनकी जनरल कंबाइनेबिलिटी चेक की जाती है कि ये सबके साथ बढ़िया फर्टिलाइजेशन करते हैं और उनके साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद प्रोडक्शन भी बढ़िया देते हैं या नहीं देते हैं। ये जनरल कंबाइनेबिलिटी है वो इसकी चेक की जाती है। पेरेंट्स कितने लोगे, 4 से 10। इन 4 से 10 बेटर पेरेंट्स को लेने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो करना पड़ता है। इसके बाद इनको क्या करते हो, आप प्लॉट में लगा देते हो और जितने पॉसिबल क्रॉस है होने देते हो, है ना, जितने पॉसिबल क्रॉस है एक दूसरे में वो होने देते हो और यहां से सुपीरियर सेलेक्ट करके आप क्या कर लेते हो, सिंथेटिक वैरायटी डेवलप कर लेते हो। मतलब आपने क्या किया, 4 से 10 बेटर पेरेंट्स लाइन ली, उनको लगाया, उनमें जितने आपस में क्रॉस हो सकते हैं होने दो, लेकिन पहले आपने जनरल कंबाइनेबिलिटी चेक की है, उसके बाद उनमें क्रॉस होने दो। उससे जो हमें बढ़िया बढ़िया मिलेंगे उनका सिलेक्शन करते जाएंगे, जो इंफीरियर रिजेक्शन करते जाएंगे और धीरे धीरे इसमें क्या है, होमोजीनोसिटी डेवलप कर लेंगे, यानी एक रूपता विकसित कर लेंगे। जब सारे पौधों में एक रूपता आ जाती है तब हम वैरायटी के रूप में रिलीज कर देते हैं, तो वो कौन सी होती है, सिंथेटिक वैरायटी होती है। वहीं पे कंपोजिट वैरायटी में क्या होता है, जो बेटर पेरेंट्स लाइन होते हैं बहुत सारी होती है, बहुत ज्यादा बेटर पेरेंट्स लाइन होती है, उन सभी बेटर पेरेंट्स लाइन को क्या करते हैं, अपने बहुत ज्यादा बेटर पेरेंट्स लाइन है उनको एक साथ लगा देते हैं। इसमें भी हर संभव जितने क्रॉस है, जितने पॉसिबल क्रॉस है वो होने देते हैं। और इसमें जितनी बेटर पेरेंट्स लाइन लेते हैं उनकी जनरल कंबाइनेबिलिटी नहीं चेक की जाती है, मतलब उनका जो मिलने का गुण है वो चेक नहीं किया जाता है, बस एक प्लॉट में लगा दिया जाता है और जितने मतलब पॉसिबल क्रॉस है वो होने दिए जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पेरेंट्स बहुत होते हैं, बेटर पेरेंट्स लाइन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनको लाने की कॉस्ट क्या है, लग जाती है। अब कल को अपने मेंटेन करना चाहें तो इसमें तो हमें पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा पेरेंट्स है, किसका क्रॉस किसके साथ हुआ, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। सबसे मुश्किल से जो मेंटेन होती है वो कंपोजिट वैरायटी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें 4 से 10 पेरेंट्स है, आइडिया तो है ना, लगभग यही पेरेंट्स है, तो यहां पे मेंटेनेंस बीच का होता है, वो सबसे मुश्किल है, ये मॉडरेट है। और हाइब्रिड का तो पक्का पता है, ए का क्रॉस किसके साथ हुआ है, बी का,
तो सबसे आसानी से मेंटेनेंस किसका होता है? हाइब्रिड का, उसके बाद सिंथेटिक का और कंपोजिट का मेंटेनेंस सबसे मुश्किल होता है। कॉस्ट में बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है हाइब्रिड की, उसके बाद होती है कंपोजिट वेराइटी की, और उसके बाद सबसे सस्ती पड़ती है वो सिंथेटिक वेराइटी। और कंपोजिट वेराइटी और सिंथेटिक वेराइटी डेवलप करना, यानी कंपोजिट ब्रीडिंग और सिंथेटिक ब्रीडिंग है, वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर काम में ली जाती है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर काम में ली जाती है, क्योंकि हमने क्या बोला, एक प्लॉट में लगा दो, जितने पॉसिबल है क्रॉस होने दो, जितने पॉसिबल क्रॉस होने दो, इसका मतलब ओपन पॉलिनेशन बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो कंपोजिट वेराइटी और सिंथेटिक वेराइटी के लिए जो ब्रीडिंग मेथड है, यानी कंपोजिट ब्रीडिंग और सिंथेटिक ब्रीडिंग है, ये किस तरह की ब्रीडिंग होती है, सॉरी कौन सी क्रॉप में अप्लाई होती है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब ध्यान रखना, सबसे सस्ती हाइब्रिड, सबसे महंगी हाइब्रिड वेराइटी, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, कंपोजिट वेराइटी, और सबसे सस्ती आती है सिंथेटिक वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी की कॉस्ट किसान को बार बार चुकानी पड़ती है, और जो कंपोजिट वेराइटी है, सिंथेटिक वेराइटी, बार बार नहीं खरीदना पड़ता, एक बार खरीद लिया उसके बाद उसी के बीज को वो लगाता रहता है। तो कॉस्ट का तो ये है। और मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस सबसे आसानी से किसका होता है, हाइब्रिड वेराइटी का, उसके बाद किसका होता है, सिंथेटिक वेराइटी का, और सबसे मुश्किल जो लो मेंटेनेंस होता है वो किसका होता है, कंपोजिट वेराइटी का। मेंटेनेंस का मतलब कल को उसके गुण बिगड़ गए और आप चाहते हैं फिर से वैसी वेराइटी डेवलप करें तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड तो तुरंत डेवलप कर सकते हैं, सिंथेटिक भी आप कर सकते हैं, थोड़े बहुत गुण इधर उधर हो सकते हैं। तो यहां पे राइट आंसर क्या था कि सबसे लो कॉस्ट की वेराइटी कौन सी है, सबसे लो कॉस्ट की वेराइटी कौन सी है, तो लो कॉस्ट की वेराइटी है जी आपकी सिंथेटिक वेराइटी। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। सबसे लो कॉस्ट की वेराइटी होती है सिंथेटिक वेराइटी, उसके बाद दूसरा नंबर कंपोजिट का, और सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सी होती है, हाइब्रिड का। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाय, अति प्रभुत्व परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है सोल एंड ईस्टन, सी ऑप्शन है सिम्पसन, और डी ऑप्शन है जॉनसन। बताइए अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस किसने दी थी, अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी। डार्विन नहीं है भाई, ये चार्ल्स डेवनोपार्ट है, गलत बोल दिया था मैंने, चार्ल्स डेवनोपार्ट है। बताइए, अवर डोमिनेंस पूछा है, एक डोमिनेंस होती है, एक अवर डोमिनेंस होती है, एक डोमिनेंस होती है, एक अवर डोमिनेंस होती है। डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने दी थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। डोमिनेंस हाइपोथेसिस है वो डेवनोपार्ट ने दी थी, डोमिनेंट हाइपोथेसिस है वो डेवनोपार्ट ने दी थी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अवर डोमिनेंस। इसलिए जो ए आंसर कर रहे हैं वो तो गलत आंसर कर रहे हैं। ये डोमिनेंट हाइपोथेसिस के लिए बात होती है। अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी, सूल व ईस्ट ने दी थी। अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी, सूल व ईस्ट ने दी थी। राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। और डोमिनेंट हाइपोथेसिस किसने दी थी, चार्ल्स डेवनोपार्ट ने दी थी। अब देखो, डोमिनेंट और अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस ये परिकल्पना ही है, तथ्य थोड़ी है, फैक्ट थोड़ी है, माना जाता है ऐसा, समझते हो ना। हाइपोथेसिस और फैक्ट में डिफरेंस होता है। देखो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब है कोई इंसान किसी चीज पे विचार करता है और उसको साबित करने के लिए वो क्या करता है, प्रूफ जुटाता है, एविडेंस जुटाता है, लेकिन उसके पास इतने एविडेंस नहीं होते हैं कि वो उसको साबित कर जाए, तो वो परिकल्पना रह जाती है, हाइपोथेसिस होती है। आप किसी की शक्ल देखते हो, शक्ल देखते ही आपको लगता है यार ये बंदा तो खराब लग रहा है, तो ये आपके दिमाग की हाइपोथेसिस है। अब आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं और व्यवहार करने के बाद पता लगता है कि यार वो बंदा खराब है, दो चार दोस्तों ने भी बता दिया ये तो बेकार आदमी है, तो आपकी हाइपोथेसिस को बल मिल गया, यानी वो फैक्ट बन गया, ये बंदा खराब है। वहीं पे फैक्ट क्या है, जो हाइपोथेसिस को आपने पर्याप्त एविडेंस दे दिए तो वो क्या बन गया, फैक्ट। वहीं पे हाइपोथेसिस क्या रह जाती, अभी आप पता नहीं लगा पाया कि बंदा खराब है या सही है, तो वो हाइपोथेसिस ही रह जाती। हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी होती है और सिलेक्ट भी होती है। आपने शक्ल देखते ही बोला कि बंदा तो खराब है, लेकिन व्यवहार किया तो बढ़िया निकल गया। आपके दोस्तों ने भी बोला कि यार बंदा तो ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। अगर उसको बल मिल जाता, सारे कहते ये तो बेकार है, तो हाइपोथेसिस क्या है, फैक्ट में बदल जाती।
जिस हाइपोथेसिस के पास एविडेंस है साबित करने के लिए, वो फैक्ट है, और जिसके पास एविडेंस नहीं है वो हाइपोथेसिस ही है। ठीक है तो हाइपोथेसिस की हाइपोथेसिस ही है, फैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट हाइपोथेसिस क्या होती है और अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस क्या होती है। मान लो कि हम दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, एक तो ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। अब देखो डोमिनेंट हाइपोथेसिस क्या कहती है। डोमिनेंट हाइपोथेसिस तो ये कहती है, जो डेवनोपार्ट ने दी थी, डोमिनेंट हाइपोथेसिस तो ये कहती है कि जो अच्छा गुण होता है ना, वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से आता है। जो अच्छा गुण होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से आता है, यानी जो सुपीरियरिटी होती है या हेट्रोसिस होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से आती है। तो इन्होंने क्या किया, जो डोमिनेंट है उसको 2 नंबर दे दिया, जो रिसेसिव है उसको 1 नंबर दे दिया। रिसेसिव को क्या नंबर दे दिया, 1। अगर आप इनका योग करोगे तो यहां पे आपके नंबर बन रहे हैं 6। इधर क्या है, 1 1 2 2, यहां भी कितने बन रहे हैं, 6। पेरेंट्स की जो क्वालिटी है वो 6 है। अब हम इनका क्रॉस करवाते हैं। इन्होंने बोला कि जो हेट्रोजाइगस होगा, होमोजीनस है उसको 2 या 1, यानी डोमिनेंट है तो आपने 2 दे दिया, रिसेसिव है तो कितना दे दिया, 1 दे दिया, है ना। अब इन्होंने बोला कि जो हेट्रोजाइगस है उसमें डोमिनेंसी तो है ना, एक तो डोमिनेंट है ही है, तो डोमिनेंट होगा तो उसको आप कितने पॉइंट दोगे, 2 पॉइंट दोगे। अब देखो इन दोनों का क्रॉस हुआ, इन दोनों का क्रॉस हुआ। अब जनरेशन कैसी मिली, ये जनरेशन आपको मिली, ये जनरेशन आपको मिली। इसको भी 2 नंबर दे दिए, इसको भी 2 नंबर दे दिए, इसको भी 2 नंबर दे दिए, इसको भी 2 नंबर दे दिए। ये F1 जनरेशन की जो क्वालिटी है वो कितनी है, 8। पहले पेरेंट्स की जो सुपीरियरिटी है वो 6 है, दूसरे की सुपीरियरिटी है वो भी 6 है, लेकिन F1 की सुपीरियरिटी है वो कितनी है, 8 है। तो ये 8 जो सुपीरियरिटी आई वो किसकी वजह से आई थी, डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से आई थी, डोमिनेंट एलील की वजह से आई थी। यहां डोमिनेंट नहीं है तो 1 मार्क्स मिल रहा था। यहां पे हर में क्या है, डोमिनेंट जीन है वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, जो प्रभावी जीन है वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, इस वजह से सुपीरियरिटी आ गई। देखो 6 की बजाय कितना आ गया, 8 आ गया, 6 की बजाय कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये डोमिनेंट हाइपोथेसिस थी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रभुत्व परिकल्पना बोलते हैं। तो ये डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी, जो किसने दी थी, चार्ल्स डेवनोपार्ट। अब आपको याद ये रखना होता है कि कोई भी F1 जनरेशन है उसमें जो सुपीरियरिटी आती है, यानी बेहतरीन गुण आता है, वो हमेशा डोमिनेंट जीन की वजह से आता है, यानी प्रभावी गुण की वजह से आता है। वहीं पे अवर डोमिनेंस क्या थी, अवर डोमिनेंस ये कहता है कि पेरेंट से भी ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया, पेरेंट से ज्यादा F1 है वो और भी ज्यादा तकड़ा है, तो अवर हो गया। अब अवर होने का कारण क्या था, देखो जो सूल और इस्ट ने दी, इन्होंने कहा कि जो होमोजाइगस सुपीरियर है, जो होमोजाइगस सुपीरियर है उसको नंबर मिलेगा 1.5, होमोजाइगस सुपीरियर है उसको मिलेगा नंबर 1.5, और जो होमोजाइगस या होमोजाइगस जो डोमिनेंट है उसको नंबर मिलेगा 1.5, और जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसको कितना पॉइंट दो आप, 1-1 पॉइंट दे दो। ये 1-1 पॉइंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव को आपने 1-1 पॉइंट दे दिया, और जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसको आपने कितना दे दिया, 1.5 पॉइंट दे दिया। इन्होंने कहा जो सुपीरियरिटी आती है वो हेट्रोजाइगस एलील की वजह से आती है, जो सुपीरियरिटी आती है वो हेट्रोजाइगस एलील की वजह से आती है, और इन्होंने हेट्रोजाइगस को कितने नंबर दे दिए, 2 दे दिए। अब पहला जो पेरेंट्स है उसकी क्वालिटी है 5, और दूसरा पेरेंट्स है उसकी क्वालिटी भी कितनी है, 5। अब इनका क्रॉस करवा दोगे तो ये ऐसे जनरेशन आएगी। अब इसको, क्योंकि देखो सूल व इस्ट ने अवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस के अंदर बोला कि जो सुपीरियरिटी आती है वो किसकी वजह से आती है, हेट्रोजाइगस एलील की वजह से आती है, और डेवनोपार्ट ने क्या बोला, जो सुपीरियरिटी आती है वो डोमिनेंट जीन की वजह से आती है। ये डिफरेंस था इनकी बात में। तो यहां पे देखो F1 की क्वालिटी कितनी है, 8, और पेरेंट्स की कितनी थी, 5। पेरेंट्स की और जो F1 है उसमें डिफरेंस कितना आ गया, 3 का, और पीछे सेम ही एग्जांपल में डिफरेंस कितना आ गया था, 2 का।
तो अब देखो डोमिनेंट हाइपोथेसिस में फर्क कितना था, 2 का। अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस में फर्क कितना है, 3 का। तो अब देखो चार्ल्स डेवनोपार्ट की जो हाइपोथेसिस है उसको तो हम डोमिनेंट हाइपोथेसिस बोलते हैं, और सुल एंड ईस्ट की जो हाइपोथेसिस है उसको हम अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस बोलते हैं। डोमिनेंट हाइपोथेसिस ये कहती है कि सुपीरियरिटी हमेशा डोमिनेंट एलील की या डोमिनेंट जीन की वजह से आती है, और जो सुल व ईस्ट की जो अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस है उसके अनुसार कहते हैं कि सुपीरियरिटी है वो हमेशा ही क्या है, हेट्रोजाइगस एलील की वजह से आती है। लेकिन प्रचलित तो भाई सबसे ज्यादा डोमिनेंट हाइपोथेसिस है जो डेवनोपार्ट की दी हुई है। जो डेवनोपार्ट है उनकी दी हुई जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, वही सबसे ज्यादा प्रचलित है। अवर डोमिनेंस की बजाय ज्यादा प्रचलित कौन सी है भाई, डोमिनेंस है। कौन सी है, डोमिनेंस जो हाइपोथेसिस है वो ज्यादा पॉपुलर है, डेवनोपार्ट की है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले सिम्पसन ने बताया कि आप संकरण के द्वारा कोई भी वैरायटी है उसका रिजुविनेशन कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। डोमिनेंट थ्योरी किसने दी थी, डोमिनेंट हाइपोथेसिस किसने दी थी, हेट्रोसिस की हिस्ट्री है ये। तो डोमिनेंट हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी, डेवनोपार्ट, बहुत बार पूछा गया है। और हेट्रोसिस में सबसे ज्यादा हाइपोथेसिस चलती यही है। और अवर डोमिनेंस ईस्ट और सुल ने दी थी। डोमिनेंट और अवर डोमिनेंट एक ही साल के अंदर आई थी, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें जो हेट्रोसिस ट्रम है वो किसने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोसिस ट्रम है वो किसने दी थी, सूल ने दी थी। कौन से सन में दी थी, 1914 के अंदर दी थी। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। अरबी एरिकेसी से बिलोंग करता है, कहने का मतलब पामेसी कुल से ही बिलोंग करता है और मोनोकोट होता है। अरबी जो है वो मोनोकोट ही होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना एरिकेसी फैमिली किस में आती है, मोनोकोट। तो सोचने की जरूरत नहीं है भाई पंकज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहनी फसलों में एनपीके दिया जाता है। एनपीके एप्लीकेशन रेशियो इन इंडिया फॉर पल्सेज क्रॉप्स। जो दलहनी फसलें हैं उनमें एनपीके किस रेशियो में दिया जाता है। दलहनी फसलों में एनपीके किस रेशियो में दिया जाता है। देखो जो अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलों में तो ये एनपीके रेशियो होता है, यानी जो सीरियल क्रॉप्स होती है उनके अंदर तो एनपीके रेशियो होता है 4-2-1 होता है। वहीं पे ऑयल सीड क्रॉप जो होती है, ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहनी फसलें होती है उसमें 3:2:1 में दिया जाता है। दलहनी फसलों के अंदर अगर हम बात करें, दलहनी फसलों में हम बात करें तो 1:2:1 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे, सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। सी ऑप्शन है वो आपका राइट है। दलहनी फसलों में एक रेशियो और भी दे दिया जाता है, 1:1:2, ये भी, लेकिन ये लेस, मतलब कहने का मतलब कम प्रेफर किया जाता है, कम ही काम में लेते हैं। मेन तो कौन सा काम में लेते हैं, 1:2:1 ही लेते हैं। पंकज भाई बस करो, मोनोकोट है अरबी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट अपने जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका अपने डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपके प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, इन सब के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी है काफ़ी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिस्ट आर द फॉर्म्ड बाय विच निमेटोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमेटोलॉजी में से देखा जाए तो आपके प्रीवियस जितने भी डब्ल्यू के एग्जाम है उनमें फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर बार अलग अलग नाम देके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप सिस्ट निमेटोड बोल सकते हैं, पुट्टी सूत्रक्रमी बोल सकते हैं, अल्सर निमेटोड बोल सकते हैं, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है मेलिडोगाइन, दूसरा है एफिलिंकोइडस, तीसरा है हेटेरोडेरा, चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से निमेटोड, कौन सा सूत्रक्रमी है जिसको कि सिस्ट निमेटोड बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, पुट्टी सूत्रक्रमी। यस दीजिए जवाब। हाँ हिंदी में बता रही हूँ ना, पुट्टी सूत्रक्रमी कौन से निमेटोड को, वैसे इसका नाम सिस्ट ही चलता है, हिंदी में भी इसको सिस्ट ही बोला जाता है, पुट्टी नाम बहुत कम आता है एग्जाम में भी। हाँ जी भी,
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। हेटेरोडेरा। आपने हेटेरोडेरा से बहुत सारे डिजीज सुने हैं, जैसे कि वीट के अंदर जो मोलिया डिजीज होता है वो कौन करता है? हेटेरोडेरा एविनी। अलग अलग स्पीसीज रहती है वीट के साथ साथ और भी बहुत सारे सीरियल्स के अंदर ये निमेटोड डिजीज करता है, रोग उत्पन्न करता है। हेटेरोडेरा के साथ साथ आपने एक सुना होगा ग्लोबोडेरा। आपके एग्जाम के अंदर इन दोनों के नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सिस निमेटोड का हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा ये दोनों के दोनों जो है, वैसे टोटल 8 ग्रुप आते हैं, इसके अंदर 8 रेसेस आती है। हेटेरोडेरा, ग्लोबोडेरा, पंक्टोडेरा, ये सब के सब जो है ये सिस निमेटोड है, पुत्ती सूत्रक्रमी है। क्योंकि इनमें जो फीमेल होती है ना, वो क्या करती है, खुद को सिस्ट में कन्वर्ट कर लेती है, या आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो एग होते हैं वो एक ग्रुप के फॉर्म में, एक सिस्ट के फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो ग्लोबोडेरा जो है, ग्लोबोडेरा से आपने एक फेमस डिजीज सुनी हुई है, ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोकाइनेंसिस, जो कि पोटैटो के अंदर आप उसको गोल्डन सिस्ट निमेटोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोल्डन सिस्ट निमेटोड जो है, जिसको कि जो कि पोटैटो में डिजीज करता है और जिसके लिए सबसे पहले अपने इंडिया में डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगाया गया था, है ना। तो यहाँ पे हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा दोनों के दोनों सिस्ट निमेटोड है, जिसमें से हेटेरोडेरा एविनी जो है ये गेहूं के अंदर मोलिया डिजीज करता है, मोलिया रोग उत्पन्न करता है। ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोकाइनेंसिस मैंने बता ही दिया, पोटैटो के अंदर येलो पोटैटो जो है इस नाम से जाना जाता है। मेलिडोगाइन जो होता है स्टूडेंट्स, उसको रूट नोट निमेटोड बोला जाता है, रूट नोट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं भूमि सूत्रक्रमी, सॉरी मूल गांठ सूत्रक्रमी बोला जाता है, मूल गांठ सूत्रक्रमी। ये क्या करता है, मेनली जो रूट पार्ट होता है वेजिटेबल्स का बहुत कॉमन निमेटोड है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर किसी सीजन के अंदर हर किसी वेजिटेबल में ये अवेलेबल हो जाता है। भिंडी, बैंगन, मिर्च, इन सब के अंदर ये डिजीज कोज करता है। तो रूट नोट मेलिडोगाइन जो है, इसमें नाम जो ये दिया गया है मेलिडोगाइन, मेलिडो मतलब मेलन शेप गाइन, गाइन शब्द किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए। तो इसमें जो फीमेल है उसकी शेप मेलन लाइक होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मेलिडोगाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है एफिलेंकोइडस। एफिलेंकोइडस जो है ये फोलियर निमेटोड है। फोलियर निमेटोड बोले तो मेनली जो फोलियर पार्ट होता है, जैसे कि लीफ है, फ्लावर है, उन सब पार्ट को ये डैमेज करता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, इन सब के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है, हेटेरोडेरा एंड ग्लोबोडेरा बोथ आर द सिस्ट निमेटोड। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी डिजीज के नाम से दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गेहूं का मोलिया रोग कौन उत्पन्न करता है, आपको ऑप्शन में वहां पे वो हेटेरोडेरा नाम ना देके वहां पे वो सिस्ट निमेटोड नाम दे देता है, देन आपका आंसर आएगा सिस्ट निमेटोड, पुट्टी सूत्रक्रमी, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, अल्सर निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है तुम्हारे इस बार भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन एपीकल्चर से क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंटली एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लाभ कल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर किसी एग्जाम के अंदर आप देखते हैं एक आध क्वेश्चन आपको मिलता ही है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन हनी बी द ड्रोन्स और वी कैन से मेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। मधुमक्खियों में नर कैसे बनते हैं? पहला ऑप्शन है अनफर्टिलाइज्ड एग, या फिर आप बोल सकते हैं अनिषेचित अंडों से बनता है। दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइज्ड एग, या आप इसको बोल सकते हैं निषेचित अंडों से बनता है। तीसरा ऑप्शन है लार्वा फीड बाय रॉयल जेली, रॉयल जेली खाने से बनता है। और चौथा ऑप्शन है फास्टिंग लार्वा। यस, बताइए अगर किसी को आता है तो। हाँ जी भी, योगेश का भी सही है, एग्री जंक्शन का भी सही है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। देखिए, जो हनी बी है वो दो तरीके के एग लेइंग करती है, दो तरीके के अंडे देती है। एक तो होते हैं फर्टाइल एग, दूसरा जो होता है अनफर्टाइल एग होता है। ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्टाइल एग जो होता है उससे हमेशा फीमेल बनती है, हमेशा फीमेल बनती है। और उनको खाने में क्या दिया जाता है? अगर खाने में रॉयल जेली दी जाती है देन तो वो क्या बन जाती है? क्वीन बन जाएगी, है ना। और अगर खाने में उनको सामान्य भोजन दिया जाता है तो वो वर्कर्स बन जाती है, जो कि कैसी होती है? स्टेराइल होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि हनी बी का जो पूरा हनी बी एक सोशल इंसेक्ट होता है और हनी बी में जो वर्कर्स होते हैं वो हमेशा फीमेल होते हैं। और कैसी फीमेल होती है? डिप्लॉयड फीमेल, या आप ये बोल सकते हैं स्टीराइल फीमेल, बंध्य मादाएं होती है। जबकि जो अनफर्टाइल एग होते हैं, जो अनिषेचित अंडे होते हैं, उनसे क्या बनता है? मेल या फिर ड्रोन बनता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस या हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन, है ना। हनी बी में श्योर है कि हमेशा अनफर्टाइल एग से मेल ही बनता है, इसीलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, दैट इज एरिनोटोकी। एरिनोटोकी, है ना। एरिनोटोकी का मतलब है जब अनफर्टाइल एग से हमेशा मेल बने। सेम इसी तरीके से एक और टर्म यूज होती है थैलेटोकी, है ना। थैलेटोकी जो हम टर्म यूज करते हैं उसमें हमेशा फीमेल्स बनती है अनफर्टाइल एग से। फॉर एग्जाम्पल एफिड्स, एफिड्स में अगर पार्थेनोजेनेसिस होता है, अनिषेक जनन होता है, देन उनमें फीमेल बनती है। वहां पे आप कौन से टर्म यूज करते हैं? थाइलेटोकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? अनफर्टाइल एग। अनफर्टाइल एग से हमेशा ड्रोन या मेल बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड तो अपने आप ही होंगे। अंडे कैसे हैं? अनफर्टाइल है ना। अनफर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप इसको एरिनोटोकी भी बोल सकते हैं जब अनफर्टाइल से हमेशा मेल बनते हैं, दैट इज एरिनोटोकी। और वर्कर बी जो होती है वो हमेशा स्टेराइल होती है। क्लियर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है? ए है। रॉयल जेली जो होता है स्टूडेंट, ये हमेशा वर्कर स्क्रीट करता है। ये जो वर्कर होते हैं ना, ये रॉयल जेली का स्क्रीशन करते हैं। इनके अंदर हाइपोफेरिंजियल या आप ये बोल सकते हैं फेरिंजियल ग्लैंड्स होती है जो कि रॉयल जेली का स्क्रीशन करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख कीट में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? आपको पता है लाख जो है एक इंसेक्ट है। लाख कीट जो है दुनिया में कमर्शियली अगर कोई रेजिन सब्सटेंस क्रिएट करता है या कोई रेजिन पदार्थ का स्त्रावण करता है अगर कोई एनिमल, तो सिर्फ वो लाख कीट ही करता है। लाख कीट के बारे में सबसे पहले जे केर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए लाख कीट का जो जूलॉजिकल नेम था वो कुछ टाइम के लिए केरिया लेका भी किया गया था। वैसे हम इसका जो जूलॉजिकल नेम पढ़ते हैं वो लेसिफर लेका पढ़ते हैं। लाख जो होता है वो एक रेजिन सब्सटेंस है, उसका जो केमिकल नेचर है वो रेजिन नेचर का होता है। अब स्टूडेंट्स, लाख जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लाख का प्रोडक्शन होता है और दो प्रकार के मेनली स्ट्रेन होते हैं, कुसुमी और रंगिनी। इंडिया के अंदर 90% जो लाख प्रोडक्शन होता है वो रंगिनी का होता है। हालांकि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो कुसुमी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इंडिया में रंगिनी स्ट्रेन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा जो लाख बनाता है वो इंडिया ही बनाता है। पूरे वर्ल्ड का लगभग 70 to 80% जो है वो लाख का प्रोडक्शन इंडिया करता है। अब से लाख कीट जो है अगर अपने इसका ऑर्डर देखें तो मेनली ये जो है होमोपटेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं ये बग ऑर्डर से बिलोंग करता है, बग ऑर्डर से बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बग, आपको पता है बग जो होते हैं उनके माउथ पार्ट हमेशा चुभने और चूसने वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लाख कीट होता है इसका जो माउथ पार्ट होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, चुभने और चूसने वाले, क्योंकि ये मेनली प्लांट के फ्लोएम पार्ट पे फीड करता है। फ्लोएम से डायरेक्ट क्या करता है, जो फ्लोएम जूस होता है उसको मतलब अवशोषित करता है, और ये हमेशा लाख का सिक्रेशन जो करता है अपनी डर्मल ग्लैंड से करता है या लाख ग्लैंड से करता है। ओके, यस बिल्कुल, झारखंड में सबसे ज्यादा लाख का प्रोडक्शन होता है अगर इंडिया में अगर अपने बात करें, है ना। उसके अलावा इनका भी बता देती हूँ, रास्पिंग एंड सकिंग, छीलने व चूसने वाले, ये होते हैं आपके थ्रिप्स में, सिर्फ थ्रिप्स में ही देखने को मिलते हैं। थ्रिप्स जो कि थाइसेनोपटेरा से बिलोंग करते हैं। थाइसेनोपटेरा इनका ऑर्डर है, इनके अंदर रास्पिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, छीलने और चूसने वाले।
चैविंग एंड लैपिंग हनी बी में होते हैं, मधुमक्खी जो होती है उसमें चैविंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं, वास्प में भी यही होते हैं। उसके अलावा स्पॉन्जिंग टाइप जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपका हाउस फ्लाई में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया जाता है कई बार कि हाउस फ्लाई के अंदर कौन से टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, देन आपका आंसर आएगा स्पॉन्जिंग टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पे अपने लाख कीट का पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है दैट इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण किस रूप में होता है? प्लांट में जो फूड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में। यस, जवाब दीजिए अगर किसी को आता है तो। प्लांट में फूड बनता है ना, कौन से प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से, है ना। देखिए प्लांट में फूड जो हमेशा बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। स्टोरेज जो होता है वो हमेशा स्टार्च, बोले तो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। आपको पता होना चाहिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। अगर ग्लूकोज के फॉर्म में फूड भेज दिया जाए, बनता तो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? लीव्स में, पत्तियों में बनता है ना। लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में फूड नहीं भेजा जा सकता, बिकॉज ग्लूकोज जो है वो हाईली रिएक्टिव है, वो पहुंच ही नहीं पाएगा टारगेट पे। या आप बोल सकते हैं सिंक पे। सिंक वो जगह है जहाँ पे फूड का स्टोरेज किया जाता है ना। तो इसीलिए हमेशा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सुक्रोज में, क्योंकि सुक्रोज बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसे में हम आसानी से फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और फूड का जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो स्टार्च है वो आपका पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड को पता है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बोले तो जल में अघुलनशील होते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम उसी फॉर्म में फूड स्टोर करना पसंद करेंगे जो कि वाटर में डिजोल्व ना होता हो। अगर आपने सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर कर दिया तो सुक्रोज तो वाटर सॉल्युबल है। वैसे भी मोस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, दोनों जल में घुलनशील होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते। इसीलिए एनिमल सेल में फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, जबकि प्लांट सेल में जो फूड का स्टोरेज है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, जिसको मंड भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को तो ट्रांसलोकेशन पूछा था, फूड चलता किस फॉर्म में है? तो सुक्रोज की फॉर्म में चलता है। इसलिए यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से, यहाँ पे नेक्स्ट एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियंत्रण बिना निशान वाले, बिना टारगेटेड, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, क्वेश्चन वाले जीवों को बहुत क्षति पहुंचाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, विच कंट्रोल मेजर अमंग दीज हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन द नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। आप एंटोमोलॉजी में डिफरेंट टाइप के कंट्रोल पढ़ते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स आपसे इस क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि इनमें से कौन सा कंट्रोल है जो कि नॉन टारगेटेड। नॉन टारगेटेड कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिन्हें आप नहीं मारना चाहते या आपका उन पे कोई भी टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी आप इनमें से एक ऐसा कंट्रोल अपनाते हैं जिसकी वजह से उन नॉन टारगेटेड जीवों की बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, उनको बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहला है बोथ कल्चरल एंड फिजिकल कंट्रोल, सेकंड मैकेनिकल कंट्रोल, थर्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल, फोर्थ वन इज केमिकल कंट्रोल। बताइए स्टूडेंट्स का राइट आंसर तुम्हें आता है?
यस बिल्कुल, केमिकल कंट्रोल राइट आंसर होगा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कल्चरल फिजिकल कौन से होते हैं? कल्चरल में मेनली हम जो कॉमन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस होती है वो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि डीप प्लॉइंग हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, रेजिस्टेंस वैरायटीज हो गई, है ना। ये सब मेथड जो हम अर्ली सोइंग, लेट सोइंग, ये सब हम जो अपनाते हैं कल्चरल में अपनाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के नॉन टारगेट एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिजिकल में मेनली हम फिजिकल मेथड लाइक टेम्परेचर, हीट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रेडिएशंस, है ना, विजिबिलिटी, मतलब डिफरेंट के ट्रैप लाइक येलो ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप, ये सब हम अपनाते हैं, दैट इज फिजिकल। इसमें किसी भी प्रकार के नॉन टारगेटेड एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मैकेनिकल में जिसमें हमें मैनुअली कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ती है, इसमें भी कोई नुकसान नहीं होता। बायोलॉजिकल कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में कोई हमें ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा कि हमारे नॉन टारगेट एनिमल मरेंगे। स्टूडेंट, सबसे जो खतरनाक है वो है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, मतलब आप जिनकी कंट्रोलिंग करना चाहते हैं उनको आप बहुत फास्टली कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है ना। जब आप केमिकल कंट्रोल करते हैं तो उस दौरान ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कौन से बेनिफिशियल इंसेक्ट मर रहे हैं और कौन से नुकसानदायक, है ना। उस केस में बहुत सारे हमारे जो मित्र कीट है, या आप ये बोल सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद थे, हमने उनको टारगेट नहीं किया था, वो भी उसके अंदर मरेंगे। तभी तो हम किस चीज को फॉलो करते हैं? IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सब चीजों को एक साथ अप्लाई करना जिससे कि सब चीजें बैलेंस में रहे और हमारे जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए अंगुली छापन के बारे में किसने बताया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। आपने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पूछा भी हुआ एक बार। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है एलेक जेफरी जो था, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसमें जो रिपीटेटिव स्ट्रैंड होता है उसको हम रेडी करते हैं, उसको हम तैयार करते हैं। अलग अलग हमारे पर्पस रहते हैं, हम उनको जो प्रिपेयर करते हैं, कोई कानूनी संबंधी विवाद होता है उन सब चीज़ों के लिए, किसी क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, जीन मैचिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का द्विरज्जुकी 3D मॉडल दिया था 1953 में, और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। वॉटसन एंड क्रिक ने, इन्होंने डीएनए दिया था। एलेक जेफरी ने बता दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टूडेंट्स, कैरी मोलिस जो था, इसने पीसीआर टेक्निक के बारे में बताया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही तेजी से डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके बारे में कैरी मोलिस ने बताया। और हरगोविंद खुराना इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें कई काम किए थे, लाइक जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंजरी लेवल इज जनरली, इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो होता है सामान्यतः, शॉर्ट में इसको लिख देती हूँ EIL, लेस देन ETL, मोर देन ETL, ATL के बराबर,
हाँ जी भी, पहले आप लोग जवाब दीजिए फिर मैं बताऊंगी। इकोनॉमिक इंजरी लेवल, एंटोमोलॉजी में डिस्कस करते हैं हम ये चीजें। देखिए स्टूडेंट्स, अपने यहाँ पे एक ग्राफ बना के समझते हैं। मान लीजिए किसी फील्ड में लगातार इंसेक्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है, एक टाइम पीक आ गया है, जिसके बाद में अगर आपने गौर नहीं की तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स वो पीक लेवल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, है ना। अगर आप हमेशा कोई भी फार्मर जो होता है उसको किसी भी कंट्रोल या मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए बोला जाता है तो वो हमेशा एटीएल पे बोला जाता है। अगर कोई फार्मर एटीएल को गुजरने दे और गौर ना करे, लगातार इंसेक्ट संख्या बढ़ती रहे, उस टाइम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कौन सा लेवल स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक इंजरी लेवल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो होता है वो मोर देन ईटीएल होता है, ईटीएल से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पेस्ट बढ़ा, 2 3 4 5 6 7, अब 1 2 3 4 चलो ठीक है, इंसेक्ट जो है उसको, प्लांट जो है उसको सहन कर सकता है या जो भी है, लेकिन अगर आपने इस लेवल के बाद में यहाँ पे गौर नहीं की, फार्मर जो होता है उसको हमेशा जो सजेस्ट किया जाता है कि अब उसको कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए मैनेजमेंट की, तो वो हमेशा ईटीएल पे कर देनी चाहिए। अगर वो ईटीएल को गुजरने देता है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे अगर वो मैनेज करने की कोशिश करता है तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल के अंदर हमेशा कॉस्ट ज़्यादा जाती है और बेनिफिट क्या होता है, कम होता है, मतलब आप किस में जाएंगे, नुकसान में ही जाएंगे। इसलिए हमेशा जो कोई भी प्रैक्टिस है वो हाँ ईटीएल से ज़्यादा होता है, ईआईएल बिल्कुल सही है, मोर देन ईटीएल, क्योंकि इकोनॉमिक इंजरी स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे नुकसान शुरू हो गया है। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। कोई भी फार्मर को हमेशा जो कोई भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो हमेशा उसे एटीएल पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर एटीएल पे नहीं किया देन वो प्लांट जो है इंजरी लेवल में जाएगा। उसके बाद में अगर आप उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे देन कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, बेनिफिट कम होगा, इट मीन्स आप नुकसान में जाएंगे, घाटे में जाएंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, वर्ल्ड में सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी, और ये भी बताइए कौन सी डिजीज के अगेंस्ट थी और कब इसको लगाया गया था, कब इसको यूज किया गया था, और पूरे वर्ल्ड में कमर्शियली सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप किसने लगाना स्टार्ट किया, बताइए भी। देखिए आप कोई भी जो कंट्रोल का मेजरमेंट है ना, किसी भी प्रकार के कंट्रोल को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ईटीएल पे लगाइए। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल के लिए कुछ अलग होगा, इंसेक्ट्स के लिए कुछ अलग होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईटीएल पे ये चीज नहीं बोली जाती कि यहाँ पे आप ये वाली प्रैक्टिस, आपको कोई भी जॉब मेनली तो आईपीएम फॉलो करना चाहिए, है ना। आईपीएम मतलब आप ईटीएल पे सब प्रैक्टिस को एक साथ अप्लाई, जो सेट बैठेगी उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल के लिए हम फिक्स उसी एक को टारगेट करेंगे। हाँ जी भी, सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक क्रॉप थी दैट इज टोबैको, जो कि टोबैको बड वर्म के अगेंस्ट इसको बनाया गया था, जिसका जूलॉजिकल जो नेम था टोबैको बड वर्म का मेंडुका सेक्सूटा था इसका जूलॉजिकल नेम। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कमर्शियली अगर किसी ने ट्रांसजेनिक क्रॉप लगाना स्टार्ट किया था तो वो था चाइना, ठीक है।
चाइना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। ईयर भी बता देती हूँ, 1879। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू या आणविक कैंची किसे कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। एंडोन्यूक्लियस को, डीएनए पॉलीमरेज को, लाइगेज को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, जो डीएनए कटिंग का काम करता है, बताइए। हाँ सॉरी 1987, मैंने 1887 बोल दिया था ना, सही है 1987 सही है। ही सही है। हाँ जी बिल्कुल, एंडोन्यूक्लियस जो इसको मॉलिक्यूलर सीजर, डीएनए कटिंग का काम करता है। और अगर पेपर में मॉलिक्यूलर स्टिचर पूछ लिया जाए तो स्टिचर, गौर करनी है यहाँ पे स्टिचर का पूछा है, जोड़ने का काम। तो स्टूडेंट जोड़ने का काम तो लाइगेज करता है और काटने का काम एंडोन्यूक्लियस करता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो एंडोन्यूक्लियस है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्टिचर जो है वो लाइगेज है। लेकिन अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ए आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे उपयोगी 2 बैक्टीरिया हैं जिनको बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि इन 2 बैक्टीरिया की वजह से हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी वे में होने लग गई। पहला ऑप्शन है राइजोबियम एंड ज़ैक्टोबैक्टर, दूसरा है इश्रिचिया कोलाई या इसको ई कोलाई बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस, चौथा है नाइट्रोसोमोनास एंड क्लेबिसेला। बताइए भी। यस स्टूडेंट्स, बी क्वेश्चन बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ई कोलाई प्लस एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को नेचुरल इंजीनियर भी बोलते हैं, प्राकृतिक अभियंता, नेचुरल इंजीनियर, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से हमने बहुत सारे जीन ट्रांसफर किए हैं, इनको हमने एज ए वेक्टर चुना है। तो 2 बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के केस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को तो नेचुरल इंजीनियर बोलते हैं, नेचुरल इंजीनियर, है ना। और ई कोलाई को मेनली एनिमल सेल में, एनिमल सेल के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बी है। ओके, बी। चलिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने पहले सवाल में इसका जवाब दिया था। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सुक्रोज, इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, या आप इसको इन्वर्ट शुगर भी बोल सकते हैं। अब तो जवाब दे ही दोगे। इन्वर्ट शुगर या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक शर्करा। बताइए भी कौन सा इसका राइट आंसर है। यस बिल्कुल, सुक्रोज जो है स्टूडेंट्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, ये सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बना है। सुक्रोज खुद तो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री नहीं होता। और जैसे ही हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं,
ये अपना नेचर पलट देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट या प्रतीप, बदल गई, प्रतीप उल्टा हो गया, है ना। अब जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाएगी। यो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ आर द रिड्यूसिंग शुगर, है ना। इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर या प्रतीप शर्करा कहा जाता है। ओके, और सुक्रोज में डाइसैकेराइड में ये एक ही शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुक्रोज, इसको टेबल शुगर भी बोला जाता है, कमर्शियल शुगर, है ना, इन्वर्ट शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एक चीज और ये डाइसैकेराइड है। याद रखना जितने भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायक शर्करा है। सिर्फ डाइसैकेराइड में सुक्रोज है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों में संयुक्त नेत्र की इकाई है। राइट द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। आपको पता होना चाहिए कीटों में हेड पे दो प्रकार की आंखें होती है। एक तो सिंपल आई होती है जिनकी संख्या 0 से 3 हो भी सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। घरेलू मक्खी देखी होगी आपने, उसमें 3 डॉट डॉट से होते हैं सिर के ऊपर, वो उसकी सिंपल आईज है। साधारण आंखें देखने का काम नहीं करती, मेनली लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड आई का पूछा है। मक्खी फिल्म देखी होगी तुमने, उसके अंदर इस तरीके से उसकी आंखों में तुमने ऐसे डिजाइन से देखे होंगे, है ना, ऐसे देखी होगी मक्खी की आंख तुमने। तो उस मक्खी की आंख में प्रत्येक भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया। उसमें छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर क्या करती है, पूरी कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करती है। कंपाउंड आईज जो होते हैं ये विजन का काम करती है, देखने का काम करती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। ट्रेकिया के बारे में बता देती हूँ, श्वसन के अंग है ट्रेकिया। इस तरीके की नलियां होती है ट्रेकिया, और ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स, और ट्रेकिया के अंदर इस तरीके से छल्ले होते हैं जिसको बोलते हैं टिनेडिया, जो स्पाइरिकल्स को, जो श्वास नाल को चिपकने से बचाते हैं, है ना। और लास्ट क्या है, मेल पिजियन ट्यूब्स। ये सब इंसेक्ट के पार्ट है। मेल पिजियन ट्यूब्स जो है दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब उत्सर्जी अंग है। लेकिन हमने यहाँ पे कंपाउंड आई की यूनिट पूछी है, तो वो कौन सी है, ओमेटिडिया है। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ब्रीडिंग से है। किसी संतति के समयुग्मजी या विषमयुग्मजी होने का जानने का सही तरीका है। द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज। सिंपल सी बात है, कोई प्लांट फील्ड में लंबा है, ऐसा लंबा है या ऐसा लंबा है, हमें जांच करनी है ना। समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, देन कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, दीजिए जवाब। यस बिल्कुल, टेस्ट क्रॉस, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण, जो कि बैक क्रॉस का ही टाइप है अपने आप में। टेस्ट क्रॉस में कोई जनरेशन या अननोन प्लांट का हम उसके रिसेसिव प्लांट या रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण जो होता है उससे हम किसी भी प्लांट का, कोई भी जो अननोन प्लांट है, आप उसका जीनोटाइप बता सकते हैं, नॉट फिनोटाइप। फिनोटाइप तो देख के वैसे ही बता दोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज सी। ओके, चलिए
एक चीज और बताती हूँ, मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमेशा 1:1 आता है, जबकि डाई हाइब्रिड में 1:1:1:1 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? वन जीन वन थ्योरी या वन जीन वन एंजाइम, इसका एक नाम और भी बदल के दे सकता है तुम्हें पेपर में। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड, ये भी नाम दे सकता है। बताइए, सिंपल सा जवाब है इसका। यस बिल्कुल, बीडल एंड टैटम, है ना। बीडल और टैटम ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दी थी। एक जीन एक एंजाइम या एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड या एक जीन एक प्रोटीन भी बोल सकते हो, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बनी होती है और प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड भी है, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी आरएनए हैं। ध्यान में रखना, हमेशा वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों में से एक ही चीज होती है, कभी दोनों चीजें नहीं होती। और जिन वायरस में आरएनए होता है, जैसे कि प्लांट वायरस, जो मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस है उनमें आरएनए ही होता है, तो क्या प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है? कौन करता है? आरएनए करता है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जेनेटिक आरएनए इज द वायरस आरएनए। ए आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्राइपेप्टाइड हैज, ट्राइपेप्टाइड सिंपल सी बात है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। सुनते हैं आप 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। 10 एसेंशियल वो जो हमारे शरीर में नहीं बनते, फूड में होने चाहिए, और नॉन एसेंशियल वो जो बनते हैं हमारे शरीर में। स्टूडेंट्स, इनके बीच में हमेशा जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला शब्द हमेशा नंबर ऑफ अमीनो एसिड को बताता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 अमीनो एसिड, बॉन्ड कितने होंगे? 2, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए 3 अमीनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी है। और अगर पेपर में क्वेश्चन में मैं तुम्हें डाइपेप्टाइड दे देती तो क्या बना के आते तुम? ये लो जी, 2 अमीनो एसिड ले लो, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दो। ओके, ऐसे होता है। जो पहला डिजिट है, पहला नंबर है, वो हमेशा नंबर ऑफ अमीनो एसिड को शो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट ऑफ LD50? बताइए भी, एंटोमोलॉजी का सवाल है, एक एग्जाम में पूछा भी हुआ है ये। LD50 तो पता ही होगा, लिथल डोज। एक होता है LD50, एक होता है LC50, एक होता है LT50। LD50 लिथल डोज, 50% इंसेक्ट को मारने के लिए। LC लिथल कंसंट्रेशन, इतना डोज कि उसको आप किसी पानी वगैरह में डिजोल्व करके इंसेक्ट्स को मार सको। जैसे ये मच्छर मुच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको मारने के लिए 50% लार्वा को मारने के लिए कितना पानी में आप इंसेक्टिसाइड डिजोल्व करोगे, दैट इज लिथल कंसंट्रेशन। और LT 50% कीटों को मारने में कितना टाइम लगा, मरने में कितना टाइम लगा, दैट इज LT50। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमेशा जो लिथल डोज होता है इंसेक्ट का भार मिलीग्राम में बटा पेस्टिसाइड इन किलोग्राम, मतलब इंसेक्ट का भार मिलीग्राम, ठीक है, कितना मिलीग्राम?
और हाँ, यहाँ पे आप पेस्ट टर्म यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स मतलब कोई भी जो हार्मफुल है, इंसेक्ट पेस्ट हो सकते हैं, सारे इंसेक्ट जरूरी नहीं है, पेस्ट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे LD50 मेनली हम इंसेक्ट्स के रिगार्डिंग यूज करते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो मिलीग्राम अपॉन किलोग्राम मतलब कितना उस इंसेक्ट का बॉडी वेट है, भार है, और कितना आपको इंसेक्टिसाइड यूज करना है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। कई बार पेपर में LD50 का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। किसी केमिकल का जितना ज्यादा LD50 होगा वो उतना ही कम खतरनाक होगा। ठीक है, और जिसका जितना कम LD50 वो उतना ही ज्यादा खतरनाक।